मैंने रीना जलाल के दिमाग में झांककर थोड़ी सी मालूमात हासिल की। फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, जिससे राब्ता कायम करता हूँ उसी से मायूसी होती है। वो मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ, होगा क्या? सोनिया के दिमाग में पहुंचा तो वो सो रही है, रसवंती पूजा में मसरूफ है। फिर मैंने सोचा रीना के दिमाग से कुछ मालूमात हासिल की जाए। पता चला कि वो अपना सामान पैक कर रही है और तेल अवैब जाने वाली है। वो मुस्कुराकर बोली, ये टेलीपैथी बड़ी कमाल की चीज है। तुम एक ही जगह बैठे बैठे कहां कहां पहुंच जाते हो। हाँ, पहुंच तो जाता हूं मगर अक्सर नाकामी होती है। अब यही देखो, मैं तवक्को कर रहा था रीना और जलाल बेग की यहाँ मुलाकात होगी, मगर अब वो तिल अबैब पहुंचेगी तो जलाल बेग उससे किस दिन मिलेगा ये रीना नहीं जानती है। मैं गुफ्तगू के वक्फा में अपनी हमसफर के दिमाग में झांकता रहता था। उस वक्त वो कहना चाहती थी, फरहाद तुम राइट एरोस के मेकअप में रहकर भी जलाल बेग तक ना पहुंच सके। दरअसल वो ये सवाल करके ट्रांसमीटर के जरिए जलाल बेग पर वाजे कर देना चाहती थी कि फरहाद इस वक्त राइट के मेकअप में है। उधर वो होशियार हो जाता कि जिस राइट एरोस से कॉटन गोदाम में सामना हुआ था, फरहाद उसके जरिए उसके दस्ते रास्त के दिमाग में पहुंच चुका होगा। बहरहाल मैंने अपनी हमसफर को यह सवाल करने का मौका नहीं दिया। उसके दिमाग पर काबिज होकर मैंने उसकी जुबान से कहा, फरहाद तुम लंदन की सड़कों पर अपने असली रूप में घूम रहे हो। अगर जलाल बेग ने तुम्हें देख लिया तो वो मोहतात हो जाएगा। मैंने हंसते हुए कहा, कैसी बातें कर रही हो? जब रीना लंदन छोड़कर तिल अबैब जा रही है तो यकीनन जलाल बेग भी जा रहा होगा। उससे यहां सामना नहीं हो सकेगा। मुझे इत्मीनान है, मैं किसी न किसी दिन रीना के जरिए उसे गिरफ्त में ले लूंगा। मेरी हमसफर हैरानी से सोच रही थी कि अभी उसे क्या हो गया था। वो कितनी देर के लिए दिमागी तौर पर गैर हाजिर हो गई थी। मैंने उसे समझने का मौका नहीं दिया, दोबारा उसके दिमाग पर काबिज हो गया। चार्टर्ड तैयारे के लिए परवाज का जो वक्त मुकर्रर किया गया था वो वक्त गुजर चुका था। इसका मतलब ये था कि तैयारा परवाज कर चुका है और जलाल बेग उसमें सफर कर रहा है। मैंने ये मालूम करने के लिए उस अजनबी हमसफर से गाड़ी रुकवाकर इंजन बंद कर दिया। ट्रांसमीटर को कार के स्टार्टर के साथ मुंसलिक किया गया था। इंजन के बंद होने से ट्रांसमीटर ऑफ हो जाता था, लिहाजा ट्रांसमीटर भी ऑफ हो गया। अब जलाल बेग हमारी आवाजें नहीं सुन सकता था। मैं उसके दिमाग को आजाद करके पायलट जैकब के दिमाग में पहुंच गया। जहाज बुलंदी पर परवाज कर रहा था। एक निहायत ही सजे सजाए आरामदेह कैबिन में जलाल बेग बैठा हुआ था। जब से वो जहाज में सवार हुआ था बिल्कुल खामोश था। वो एहतियातन हमेशा खामोशी रहा करता था। मैं चंद साथों के लिए जैकब के दिमाग में पहुंच गया। इतनी सी देर में मेरी हमसफर अपने दिमाग में होने वाली गड़बड़ को समझ गई थी। उसने उसी वक्त अपना पिस्तौल निकाल लिया था। वो मुझे गोली मारना चाहती थी। मैंने उसके दिमाग को झटका दिया तो पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा। मैंने कहा, चलो इसे फिर उठाओ और मुझे गोली मारो। उसमें इतनी शक्कत नहीं रही थी कि अपने हाथ पांव हिला सकती। पिस्तौल उसके कदमों में पड़ा हुआ था। मैं उसके दिमाग पर काबिज हो गया। उसने झुककर पिस्तौल को अपने कदमों से उठाया, उसमें से गोलियां निकालकर खिड़की के बाहर फेंकी, फिर पिस्तौल मेरी तरफ उछाल दिया। मैंने उसके दिमाग को आजाद छोड़कर पिस्तौल उठाकर कहा, देखो अब ये मेरे पास है। मौत को सामने देखकर वो जर्द पड़ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने पिस्तौल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, ये लो मुझे गोली मार दो। उसने बड़ी हैरानी से मुझे और फिर पिस्तौल को देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि हाथ बढ़ाकर उसे ले सकती थी। उसने इनकार में सर हिलाकर कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार सकती, इसे ले लो। अगर तुम मुझे गोली नहीं मारोगी तो जलाल बेग के आदमी तुम्हें मार डालेंगे। वो कांपते हुए हाथों में पिस्तौल थामकर मुझे देखने लगी। पिस्तौल उसके कब्जे में था, लेकिन वो बुरी तरह कांप रही थी। वो तजब्जुब का शिकार थी। फिर उसने जल्दी से पिस्तौल पिछली सीट की तरफ फेंकते हुए कहा, नहीं, बिग बॉस के आदमी मुझे गोली नहीं मारेंगे। मैं बयान दूंगी कि तुम मेरे दिमाग में नहीं पहुंच सके थे और आखिर तक ये धोखा खाते रहे कि मैं मादाम रोजाना हूं। तो मुझे कहां ले जा रही थी? विक्टोरिया स्ट्रीट में। मेरे आदमी तुम्हारे मुंतजिर हैं। वो तुम्हारा असली चेहरा देखते ही तुम्हें गोली मार देते। बिग बॉस का हुक्म है कि अब तुम्हें जरा भी छूट ना दी जाए। जहां भी नजर आओगे तुम्हें बेदरेग कत्ल कर दिया जाएगा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मास्टर न्यूमैन मादाम रोजाना के जरिए मेरे पास एक गाड़ी भेज रहा है? फिर इतनी जल्दी यानी 15 मिनट के अंदर तुमने रोजाना का मेकअप भी इख्तियार कर लिया और गाड़ी भी लेकर पहुंच गई। मैं पिछले 2 दिन से मादाम रोजाना के मेकअप में हूं। रोजाना के टेलीफोन के साथ एक जासूसी आला लगा दिया गया है।
वो मास्टर न्यूमैन से जो भी बात करती है वो सारी बातें हमें मालूम हो जाती हैं। ये बात भी मालूम हो गई कि 15 मिनट के अंदर तुम्हारे पास गाड़ी पहुंचनी चाहिए, लिहाजा इधर मैं गाड़ी लेकर आई। उधर मेरे आदमियों ने मादाम रोजाना को काबू में करके उसके हाथ पांव बांध दिए होंगे। अब मुझे कहाँ ले जाओगी? अगर मुझ पर एतमाद करोगे तो अपने फ्लैट में ले जाऊंगी। तुम पर एतमाद ना होता तो पिस्तौल तुम्हारे हवाले न करता। वो खुश होकर बोली, तुमने मुझे बहुत मुतासिर किया है। फरहाद मेरे फ्लैट में कदम रखे, इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या होगी। अच्छा, थोड़ी देर के लिए इजाजत चाहता हूँ, जरा ख्याल ख्वानी कर लूं, फिर मैं तुमसे बातें करूंगा। ये कहकर मैं फिर जेकब के दिमाग में पहुंच गया। वो एक तजुर्बाकार पायलट था, बड़ी महारत से जहाज को अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल कर रहा था। मैं उसकी सोच के जरिए उन चंद आलात को समझने लगा जिनके जरिए जहाज कंट्रोल किया जाता था। मालूमात हासिल करने के दौरान कार एक जगह रुक गई। मैंने चौंक कर पूछा कि यही तुम्हारी मंजिल है? वो मुस्कुराकर बोली, हाँ, बड़ी खूबसूरत मंजिल है, आ जाओ। मैंने कार से उतरते वक्त उसके दिमाग में झांक कर देखा, कहीं कोई फ्रॉड न हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। वो सही मानों में एक मेजबान की हैसियत से मुझे अपने यहाँ लाई थी। जलाल बेग तक पहुंचने के लिए मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगर किसी मामले में जल्दबाजी की जाए और वक्त और माहौल का ख्याल ना रखा जाए तो काम बिगड़ जाता है। मुझे ऐसे माहौल की जरूरत थी जहां मैं इत्मीनान से उसे गिरफ्त में ले सकूं। मैं ये कभी नहीं भूलता कि सामने जो दुश्मन बेदस्तोपा नजर आ रहा है, उसके पास अपने बचाव की कोई तदबीर नहीं होगी। दुश्मन अपने पास अपने बचाव का कोई हरबा जरूर रखता है। हम सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल के एक फ्लैट में पहुंचे। अजनबी हमसफर ने दरवाजा खोलकर लाइट ऑन की। एक सजा सजाया खूबसूरत सा बेडरूम था। वो मुस्कुराकर बोली, कैसा है मेरा फ्लैट? बहुत शानदार है। अभी तक तुमने अपना नाम नहीं बताया और ना ही अपना असली चेहरा दिखाया है। ये मादाम रोजाना का मेकअप कब उतरेगा? यही सवाल मेरा भी है। मुझे फरहाद अली तैमूर का चेहरा कब नजर आएगा? हम दोनों हंसते हुए एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर बाथरूम में दाखिल हो गए। आईने के सामने खड़े होकर अपने अपने चेहरे पर वैनिशिंग क्रीम लगाई। इस दौरान मैं फिर जेकब के पास पहुंच गया। उसकी सोच ने बताया कि सफर लंबा है और अभी परवाज जारी रहेगी। मैं फिर दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। साबुन से हाथ मुंह धोकर मैं बेडरूम में वापस आ गया। बेडरूम में एक बड़ा सा टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था। वो तौलिए से मुंह पहुंचते हुए बेडरूम में आई और मुझे देखते हुए बोली, माय गुडनेस, तो मैं पहली बार देख रही हूँ, मुझे कुछ हो रहा है। मैं खामोश निगाहों से उसे देख रहा था। वो बेहद हसीन और निहायत ही पुरकशिश सरापा की मालिक थी। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम? लीजा हावर्ड। क्या यहूदी हो? वो उस बात में सर हिलाकर बोली, गालिबन ये जानकर तुम मुझसे नफरत करने लगोगे। मैंने इनकार में सर हिलाकर कहा, भी मुझे नफरत करने की फुर्सत नहीं है। जरा चंद मिनट इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। याद रखो, जब तक मैं तुम्हें मुखातिब ना करूं तुम मुझे मुखातिब ना करना। ये कहते ही मैं जेकब के दिमाग में पहुंचकर उस पर काबिज हो गया। अब मैं उन हालात को अपने तौर पर कंट्रोल कर रहा था और मेरा कंट्रोलिंग सिस्टम ऐसा था कि जहाज कभी एक तरफ झुकने लगा था, कभी दूसरी तरफ। यकीनन पीछे कैबिन में बैठा यह लेटा हुआ जलाल बेग इधर से उधर लुढ़क रहा होगा। वह हैरान होगा कि यह क्या हो रहा है। चंद लम्हों बाद ही कैबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो अब भी जुबान नहीं खोल रहा था। दस्तक के जरिए मालूम करना चाहता था कि जहाज में क्या गड़बड़ पैदा हो गई है। फिर जहाज को हल्के हल्के झटके लगने लगे। ये ऐसी सिचुएशन थी कि अच्छे अच्छों के औसान खता हो जाते हैं और सारी मुस्तकिल मिजाजी और कुव्वत इरादी धरी की धरी रह जाती है। एक झटके से कैबिन रूम का दरवाजा खुला और वो पायलट रूम में झांककर चीखते हुए बोला, जेकब ये क्या हो रहा है? जहाज को कंट्रोल करो। मैंने उसी वक्त अपनी आंखें खोल दी और दोनों हाथ उठाकर खुशी से चीखा। वो मारा, हिप हिप हुर्रा। मुझे खुशी से चीखते देखकर लीजा एकदम से पीछे हट गई। उसने हैरानी से मुझे देखकर पूछा, क्या हुआ? मैंने एक हाथ से कैसेट रिकॉर्डर ऑन कर दिया। रंबा संबा की पुरशोर धुन कमरे में गूंजने लगी। मैंने लीजा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए उर्दू में कहा, आओ यहूदी जान, आज मैं बहुत खुश हूं। मैंने रक्स के अंदाज में एक चक्कर लगाया। मौसीकी की ताल पर लीजा को एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल करने लगा। वो बहुत अच्छी रकासा थी। रक्स के दौरान सर से पांव तक छमाछम हो रही थी। ये मेरा वादा है कि मैं जलाल बेग को कभी जान से नहीं मारूंगा। वह हर लम्हा मौत की दुआएं मांगने के लिए जिंदा रहेगा। सिर्फ उसके दिमाग पर मुर्दनी छाई रहेगी। लीजा के साथ रक्स करते हुए मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरे कदम जमीन पर पड़ने की बजाय जलाल बेग के सर पर पड़ रहे हों और हम उसकी मुर्दा खोपड़ी पर महवे रक्स हों। अब तैयारी की परवाज पुरसुकून हो गई थी।
जेकब का दिमाग भी पुरसुकून था। फिलहाल मैंने जलाल बेग को नजरअंदाज कर दिया। उसका दिमाग मेरी चुटकी में आ चुका था। मैं जब चाहता उसकी खोपड़ी को इधर से उधर कर सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि वो भी शक व शुबे में मुब्तला रहे, अंदेशों से घेरे रहे, वो गलतियां करता रहे। वो हर लम्हे हवास बागता होकर मेरे मुतल्लिक सोचेगा, लेकिन तस्दीक नहीं होगी कि उस पर जो गुजरी है उसके पीछे मेरा ही हाथ है। हाँ, तो जेकब का दिमाग पुरसुकून हो गया था, इसलिए तैयारा भी बड़े सुकून से परवाज कर रहा था। वो सोच रहा था कि अभी उसके साथ क्या हो रहा था, जहाज क्यों उसके काबू से बाहर हो गया था। उसका दिमाग कोई काम नहीं कर रहा था। उसी वक्त पायलट कैबिन का दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई दी। मैंने जेकब के दिमाग से जलाल बेग की आवाज सुनी। वो गुस्से में पूछ रहा था, यू ब्लडी बास्टर्ड, क्या तुम नशे में हो? जहाज तुम्हारे कंट्रोल से बाहर कैसे हो गया? जेकब ने परेशान होकर कहा, सर प्लीज वेट अ मिनट, मैं बहुत परेशान हूं। मैंने जेकब की सोच में कहा, शायद मैं इसलिए परेशान हूं कि मेरे दिमाग के गोशे में मेरी बहन छुपी रहती है। मैं उसे तन्हा छोड़कर आता हूं। मेरी इस बात के तसलसल से उसने खुद ही सोचना शुरू किया। हाँ, जब मैं लंदन से आता हूं तो मेरी बेबी हॉस्टल में रहने चली जाती है, वहीं उसकी तालीम होती है, लेकिन कब तक ऐसा होगा? वो जवान हो रही है, मुझे अब उसके पास रहना चाहिए। ऐसा सोचते हुए उसने फिर हैरानी से सोचा, लेकिन जहाज की परवाज से मेरी बहन का क्या ताल्लुक है? मैंने उसकी सोच में कहा, बहुत गहरा ताल्लुक है। इंसानी नफ्सियात को हम समझ नहीं सकते। जो बात एक परेशानी बनकर अंदर ही अंदर दिमाग में पकती रहती है, वही बात गैर महसूस तरीके से दिमाग को थोड़ी देर के लिए नाकारा बना देती है। शायद इस वक्त मैं बहन के मुतल्लिक सोच रहा था, तब यह तैयारा मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया। मैं एक भाई को बहन की मोहब्बत में उलझाकर जलाल बेग के पास पहुंच गया। वो पायलट कैबिन के दरवाजे के दूसरी तरफ फर्श पर यूं बैठा हुआ था जैसे गिर पड़ा हो। वाकई जहाज के डगमगाने के दौरान वो दरवाजे के पास आकर गिर पड़ा था और वहीं से दरवाजे को कई बार पीटकर पायलट जेकब को मुखातिब करता रहा था। फिर उसके दिमाग में बात आई, मैं भी बदहवास हो गया हूं, ख्वामखा यहां से चीख कर बात कर रहा हूं, जबकि इंटरकॉम के जरिए आसानी से गुफ्तगू हो सकती है। वो कराहते हुए उठने लगा। उसे जगह जगह चोटें आई थी। जहां वो मौजूद था वहां की बहुत सी चीजें इधर उधर गिर पड़ी थी। वो एक सीट पर आकर बैठ गया। सीट के पास ही एक बटन ऐसा था जिसे दबाते ही दूसरी तरफ से राब्ता कायम हो गया। हेलो जेकब, क्या बात है, जहाज बेकाबू क्यों हो गया था? दूसरी तरफ से जेकब की आवाज सुनाई दी, सर मैं कुछ परेशान हो गया था। आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि लंदन में तन्हा अपनी बहन को छोड़कर आता हूं। उसी के मुतल्लिक सोचने के दौरान अपनी ड्यूटी से गाफिल हो गया। मुझे अफसोस है आपको परेशानी हुई। जेकब, इंसान के लिए फर्ज सबसे अहम होता है। फर्ज की अदायगी के दौरान रिश्तों को यकसर भुला दिया जाता है। मैं ऐसा ही करता हूं, लेकिन मैं आपको समझा नहीं सकता। मेरे अंदर बहन की मोहब्बत जोश मारती है। ये अपने अपने दिलो दिमाग की बात है। आप यकीनन फौलाद के बने हुए हैं, अपने खून के रिश्तों को भुला देते हैं। सॉरी जनाब, मैं ऐसा नहीं कर सकता। चंद लम्हों तक जलाल बेग ने सोचने के बाद कहा, अच्छी बात है, पेरिस के एयर टावर से राब्ता कायम करो। यह तैयारा वहां लैंड करेगा। मैं तुम्हें वापस लंदन जाने की इजाजत दूंगा ताकि तुम अपनी बहन से मिल सको। तुम्हारी जगह कोई दूसरा लेगा। थैंक यू सर, आप बहुत मेहरबान हैं, मेरे दुख दर्द को समझते हैं। जेकब, मैं समझता हूं तुम भी मुझे समझो। अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो मुझसे ना छुपाओ। जरा गौर करो और जवाब दो, क्या फरहाद किसी तरह तुम्हारे दिमाग में नहीं पहुंच सकता? जेकब सोचने लगा। यक बयक उसे याद है कि जलाल बेग के दस्ते रास्त ने उसके घर आकर उसकी बहन से गुफ्तगू की थी। ये ऐसी गलती थी जिस पर जेकब ने अपनी बहन को समझा दिया था कि आइंदा वो पैगाम लाने वाले से गुफ्तगू ना करे, गूंगी बनी रहे, लेकिन वो गलती हो चुकी थी। अब वो सोच रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि फरहाद जलाल बेग के उस दस्ते रास्त के दिमाग में पहुंच चुका हो, उसके जरिए वो मेरी बहन के दिमाग में पहुंचा हो और बहन के जरिए मेरे दिमाग में पहुंच गया हो। ऐसा हो सकता है। मैंने उसकी सोच में कहा, मेरा दिमाग इतनी लंबी दौड़ लगा रहा है, फरहाद कितनों के दिमाग से गुजरता हुआ मेरे दिमाग में आ सकता है। ये महज कहानी की बातें मालूम होती हैं। ऐसा सोचा जाए तो यकीन नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। जेकब की अपनी सोच ने कहा, अगर ऐसा हो भी जाए तो मुझे अपनी जुबान बंद रखनी चाहिए। जलाल बेग जितना सीधा, शरीफ और मेहरबान है उतना ही जालिम है। अगर उसे पता चला कि मेरी बहन ने उसके दस्ते रास्ते से गुफ्तगू की थी तो वो मेरी बहन को जिंदा नहीं छोड़ेगा और मुझे भी मार डालेगा। जलाल बेग की आवाज सुनाई दी, जेकब, क्या तुम मेरी बातों पर गौर कर रहे हो? यस सर, मैंने अच्छी तरह सोचा है, मगर ये समझ में नहीं आता कि फरहाद किस तरह मेरे दिमाग में पहुंच सकता है। मैं तो बहुत मोहतात रहता हूं।
जलाल बेग ने कहा, मुझसे ज्यादा मोहतात कोई नहीं रहता। इसके बावजूद मुझे भी सोसाइटी में उठना बैठना पड़ता है। तुम भी अपनी एक सोसाइटी रखते हो। तुम्हें क्या पता कि फराद किसके रूप में किस वक्त तुम्हारे सामने से गुजर गया हो। बहरहाल तुम अनजान हो, तुम नहीं समझ सकते। मैं तुमसे क्या कह सकता हूँ। जलाल बेग ने उससे राब्ता खत्म कर दिया। फिर इसी मसले पर बड़ी संजीदगी से गौर करने लगा। उसका दिमाग अपने उस दस्ते रास्त की जानिब जा रहा था जिसे उसने पैगाम देकर जेकब के पास भेजा था। वो अपना शुबा दूर करना चाहता था, हर तरह से मुतमईन होना चाहता था। अपनी जगह से उठकर उसने एक छोटे से सूटकेस को उठाया, फिर एक आरामदेह बर्थ पर बैठ गया। इसके बाद उसने उस ब्रीफकेस को खोला। वो एक ट्रांसमीटर था। उस ट्रांसमीटर में कुछ तब्दीलियां की गई थी। उसमें मुख्तलिफ बटन लगे हुए थे और टेलीग्राफ के तर्ज पर पैगाम रसानी होती थी। उसने ट्रांसमीटर को ऑन किया, फिर मुख्तलिफ बटन यूं बारी बारी दबाने लगा जैसे टेलीग्राफ की इशाराती जुबान होती है। मैं उसके दिमाग से इशाराती जुबान समझ रहा था। जलाल बेग अपनी हदायत दे रहा था कि लंदन के मिस्टर कैमरून से फौरन राब्ता कायम करो। उससे पूछो क्या किसी तरह वो अपने दिमाग में कोई अजनबियत महसूस कर रहा है, कोई ऐसी बात महसूस कर रहा हो जिससे ये शुबा हो कि फरहाद उसके दिमाग में पहुंच गया है। अभी मुझे इस बात का जवाब दो, मैं इंतजार कर रहा हूं। पैगाम रसानी खत्म हो गई। वह सूटकेस को अपने सामने रखे इंतजार करने लगा। उसने अपनी लेडी सेक्रेटरी से किसी मिस्टर कैमरून का जिक्र किया था। मैंने उसके दिमाग से मालूम किया मिस्टर कैमरून उसका वही दस्ते रास्त था जो जेकब के पास पैगाम ले गया था। मैं फौरन ही कैमरून के दिमाग में पहुंच गया। उस वक्त वो एक क्लब के बिलियर्ड रूम में था और बिलियर्ड मेज की मखमली सतह पर झुका हुआ एक सुरख गेंद पर हिट लगा रहा था। थोड़ी देर बाद क्लब के चपड़ासी ने इतला दी कि उसका टेलीफोन है। वो खेल छोड़कर दूसरे कमरे में आया और फिर रिसीवर उठाकर बोला, हेलो। दूसरी तरफ से कोड वर्ड में कहा गया, ट्रांसमीटर अटेंड करो। उसने रिसीवर रख दिया, फिर तेजी से चलता हुआ क्लब के बाहर आया, पार्किंग एरिया में पहुंचा, फिर वहां अपनी कार की स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया। डैशबोर्ड को खोलकर उसमें से एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकालने के बाद उसे अपने सामने रख लिया और इंतजार करने लगा। 5 मिनट के बाद ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ। उसने एक बटन को दबाया, किसी की आवाज आने लगी। कोई कोड वर्ड्स में उसे मुखातिब कर रहा था। उसने भी कोड वर्ड्स में जवाब दिया। फिर उसे जलाल बेग का पैगाम सुनाया गया। उसने जवाब दिया, मैं अपने दिमाग में ऐसी कोई बात महसूस नहीं कर रहा हूं। क्या कैसीनो के उस क्रोपियर राइट एरोस के जरिए फरहाद तुम्हारे दिमाग तक नहीं पहुंच सकता? राइट एरोस के मुतल्लिक पूरी तहकीकात की गई थी। हमारे बिग बॉस भी उसके सामने बैठे हुए उसका बयान सुन रहे थे। हम सब मुतमईन हो गए थे। फरहाद का उससे कोई ताल्लुक नहीं था। फरहाद मेरे दिमाग में कैसे पहुंच सकता है? तुम्हारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन तुम तन्हाई में इत्मीनान से बैठकर सोचो, शायद कोई बात समझ में आ जाए। एक ही बात समझ में आती है, वो ये कि बिग बॉस रफ्ता रफ्ता वहमी होते जा रहे हैं। उठते बैठते सोते जागते फरहाद के सिवा उन्हें कोई नजर नहीं आता। वो अपने साय पर भी शुबा करती हैं। उनके शुबे के इलाज हमारे पास नहीं है। हाँ, ये तो हम सबका मुत्तफिक का फैसला है कि बिग बॉस को ना फरहाद मारेगा, ना फरहाद की टेलीपैथी मारेगी। उनका वहम ही उन्हें मार डालेगा, ओवर एंड ऑल। राब्ता खत्म हो गया। मैं कैमरून के दिमाग से निकलकर जलाल बेग के पास पहुंच गया। मुझे कुछ देर इंतजार करना पड़ा। फिर ट्रांसमीटर के जरिए वही इशाराती पैगाम मौसूल होने लगा। जलाल बेग ने तमाम बातें सुनने के बाद ट्रांसमीटर खत्म कर दिया। उस सूटकेस को बंद करके एक तरफ रख दिया। अब उसे मुतमईन हो जाना चाहिए था, लेकिन वो परेशान था। एक ही बात दिमाग में गूंज रही थी कि तैयारा क्यों डगमगा रहा था, जेकब को क्या हो गया था। मैंने सोचा अभी उसके लिए इतनी ही परेशानी काफी है। अब वो हर तरह से मुतमईन होने के बाद अपने एक एक आदमी को चेक करता रहेगा, एक एक आदमी का बयान लेता रहेगा, लेकिन उसे कभी नहीं मालूम होगा कि मैं उसके पास मौजूद रहता हूं। मैंने आइंदा उसे किसी और अजाब में मुब्तला करने के लिए फिलहाल ढील दे दी। उसे छोड़कर अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। लीजा बिस्तर पर लेटी हुई मुझे तवज्जो से देख रही थी। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा कर बोली, क्या ख्याल ख्वानी में मसरूफ थे? तुम्हारे बिग बॉस की खैरियत मालूम कर रहा था। लीजा ने मुस्कुरा कर कहा, वो बेचारा खैरियत से नहीं रहेगा। वो जितना बड़ा बॉस बन रहा है और जितना पुरस्कार नजर आता रहा है, उतना ही अंदर से अपने आप को खोखला कर रहा है। हर लम्हा मुझसे खौफजदा रहता है। हाँ, ये बात हमारे लोग कहते रहते हैं कि बिग बॉस एक अनदेखे अजाब में मुब्तला है। अचानक मुझे याद आया कि लीजा मादाम रोजाना के मेकअप में मुझे घेर कर ला रही थी। जिस कार में मैं लीजा के साथ बैठा हुआ था, उसके स्टार्टर से एक ऐसा ट्रांसमीटर मुंसलिक था
जिसके जरिए दूसरी तरफ जलाल बेग मेरी और लिजा की गुफ्तगू सुन रहा था। ये बात मुझे लिजा के दिमाग से मालूम हुई थी। अब सोचने की बात यह थी कि जलाल बेग लंदन में मेरी मौजूदगी को समझ गया था। वो अपने लंदन के मातहतों के जरिए ये क्यों नहीं मालूम कर रहा था कि मुझे घेरने में वो लोग कहाँ तक कामयाब हुए हैं और अब उनकी क्या पोजीशन है। ये सोचते ही मैंने लिजा से पूछा, मादाम रोजाना के टेलीफोन के साथ एक जासूसी आला मुंसलिक किया गया था जिसके जरिए तुम मास्टर न्यूमैन और मादाम रोजाना के दरमियान होने वाली बातें सुन लिया करती थी या तुम्हारे आदमी सुन लिया करते थे, क्या उनके जरिए ये मालूम नहीं हुआ था कि मैं लंदन में ही मौजूद हूँ और मेरे लिए ही मादाम रोजाना कार लेकर आ रही हैं? लिजा ने जवाब दिया, मादाम रोजाना और मास्टर न्यूमैन अपनी गुफ्तगू के दौरान कभी तुम्हारा नाम नहीं लेते हैं। आखिरी बार भी मास्टर न्यूमैन ने फोन पर कहा था कि बीसी को फलां जगह मादाम का इंतजार है, लिहाजा मादाम को 15 मिनट के अंदर कार लेकर वहां पहुंचना चाहिए। मैंने लिजा से पूछा, बीसी का मतलब तुम लोग क्या समझते थे? यही कि बीसी तुम्हें कहा जाता है और ये बीसी यकीनन ब्रेन कैंसर का मुखफ़फ़ है। तुम्हें याद है जब मैं उस वक्त कार लेकर तुम्हारे पास पहुंची थी तो पहली बात तुमसे क्या हुई थी? मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। लिजा ने कहा, मैंने तुमसे कहा था, मुझे ताकीद की गई है कि मैं गुफ्तगू में पहल ना करूं, मगर मुझे बड़ी बेचैनी है। प्लीज ये बता दो, क्या जलाल बेग तक पहुंच गए हो? मैंने तायद में सर हिलाकर कहा, हाँ तुमने यही बात कही थी। कहने का मकसद ये था कि कार के जरिए जो ट्रांसमीटर मुंसलिक है उसके जरिए जलाल बेग मेरा सवाल और तुम्हारा जवाब सुन ले। फिर तो जलाल बेग को यकीन कर लेना चाहिए था कि मैं लंदन में मौजूद हूं, लेकिन अब उसका दिमाग मेरे मुतल्लिक इस अंदाज में नहीं सोच रहा है। जरा ठहरो, मैं अभी उसके दिमाग से होकर आता हूं। मैं फिर जलाल बेग के पास पहुंच गया। वो आराम से बर्थ पर लेटा हुआ था, मगर ज़हनी तौर पर आराम से नहीं था। बहुत बेचैनी महसूस कर रहा था। मैंने उसकी दिमागी आंखों के सामने लीजा का तस्वुर पेश किया। इस तस्वुर के साथ ही वो लीजा के मुतल्लिक सोचने लगा। उसे बताया गया था कि लीजा इन दिनों मादाम रोजाना के मेकअप में रहती है और जो कार वो इस्तेमाल करती है उसके साथ ट्रांसमीटर मुंसलिक कर दिया गया है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी बता दी गई थी। जलाल बेग एयरपोर्ट जाने से पहले उस ट्रांसमीटर के जरिए उसकी आवाज सुनना चाहता था, लेकिन जब तकदीर बिगड़ती है तो बहुत कुछ बिगड़ने लगता है। जाने क्या हुआ था कि अचानक उसका ट्रांसमीटर खराब हो गया था और वह मेरी और लीजा की होने वाली गुफ्तगू नहीं सुन सका था। यह भी नहीं मालूम हो सका था कि मास्टर न्यूमैन और मादाम रोजाना अपनी गुफ्तगू के दौरान बीसी किसको कहती हैं। अगर बीसी ब्रेन कैंसर का मुखफ़फ़ है तो वो ब्रेन कैंसर कहलाने वाला शख्स क्या फरहाद है? इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी थी। मैं मुतमईन होकर जलाल बेग के पास से वापस आ गया। लीजा ने पूछा, क्या हुआ? मैंने जवाब दिया, मेरी किस्मत अच्छी थी और जलाल बेग की किस्मत तो बिगड़ ही चुकी है। उसका ट्रांसमीटर बिगड़ गया था, वो मेरी और तुम्हारी गुफ्तगू नहीं सुन सका और ना ही उसे ये मालूम हो सका कि मैं ही बीसी कहलाता हूँ। मेरी बात खत्म होते ही कॉल बेल की आवाज सुनाई दी। लीजा ने चौंक कर कहा, शायद मेरे साथी हैं। वो मालूम करेंगे कि बीसी कहलाने वाले जिस शख्स को मैं घेरने गई थी उसे मैंने उनके पास क्यों नहीं पहुंचाया। मैंने अपनी जगह से उठकर आहिस्तगी से कहा, मैं बाथरूम में जा रहा हूं, तुम दरवाजा खोलकर आने वाले से बातें करो। वो भी अपनी जगह से उठते हुए बोली, लेकिन मेरे आदमी होंगे तो वो मेरे फ्लैट की तलाशी लेंगे, बाथरूम में भी झांक कर देखेंगे। तुम फिक्र न करो, बस उनसे बातें करो, बाकी मैं समझ लूंगा। ये कहकर मैं बाथरूम में चला गया। वो दूसरे कमरे में गई और बैरूनी दरवाजे को खोल दिया। खुले हुए दरवाजे के सामने 3 आदमी खड़े हुए थे। एक ने उसे देखते ही कहा, हेलो, तुमने अपने मुतल्लिक कोई खबर नहीं दी। मैंने लीजा के दिमाग में पहुंचकर उसकी जुबान से कहा, अंदर आ जाओ। जिसके डर से मैंने खबर नहीं दी वो मुझे गोली मार सकता है। वो तीनों फौरन ही अंदर आ गए। एक ने दरवाजे को बंद करते हुए पूछा, क्या बात है, तुम परेशान हो? मास्टर न्यूमैन और मादाम रोजाना, जिस शख्स को बीसी कहते हैं, वो मेरी कार में बैठकर लिवरपूल तक आया। फिर उसने मुझे रिवॉल्वर दिखाते हुए कहा, मैं इतना नादान नहीं हूं, तुम लोगों की चालाकियां समझता हूं। सीधी तरह यहां से अपने घर जाकर आराम से सो जाओ। अगर तुमने अपने आदमियों से मिलने की कोशिश की या मादाम रोजाना के खिलाफ और कोई कदम उठाया तो मैं कहीं से भी तुम्हें गोली मार सकता हूं। उस शख्स ने पूछा, लेकिन उसे कैसे मालूम हुआ कि हमने मादाम रोजाना को अपने कब्जे में किया हुआ है? ये मैं नहीं जानती। आखिर वो लोग सुपर मास्टर के अहम आदमी हैं, उनके जराए बहुत वसी हैं। वो अब तक ही मालूम कर चुके होंगे कि तुम लोगों ने मादाम रोजाना को बांधकर स्टोर रूम में बंद कर दिया है और पता नहीं वो हमारे खिलाफ कैसे इकदाम करें। एक और शख्स ने कहा, घबराओ नहीं, तुम इस बंद फ्लैट में महफूज रहोगी, हम बाहर जाते हैं। अगर कोई तुम्हारा दुश्मन नजर आया तो उससे निमट लेंगे। वो लोग तसल्लियां देकर बाहर चले गए।
लीजा ने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। इसके साथ ही मैंने उसके दिमाग को आजाद छोड़ दिया। वो चौंक कर अपने आसपास देखने लगी। उस वक्त तक मैं बाथरूम से निकल कर आ गया था और उसे मुस्कुराकर देख रहा था। वो समझ गई, मुस्कुराते हुए मेरे पास आ गई। इसके बाद हम बड़ी देर तक मुस्कुराती हुई घड़ियां गुजारते रहे। फिर मैंने कहा, बहुत रात हो चुकी है, तुम आराम से सो जाओ। और तुम? मैं सोने से पहले अपने लोगों की खैरियत मालूम करता हूँ, उसके बाद सोता हूँ। मैं एक कुर्सी पर आकर आराम से बैठ गया, फिर आंखें बंद कर ली। राब्ता कायम करते वक्त सबसे पहले सोनिया का नाम दिमाग में आया करता था, लेकिन मैं सबसे आखिर में उससे राब्ता कायम करता था, क्योंकि वही एक हस्ती ऐसी थी जिसके मुतल्लिक मैं हमेशा मुतमईन रहता था। मुझे कभी ये परेशानी लाहिक नहीं रही कि कोई दुश्मन उसका कुछ बिगाड़ सकेगा। मैं एक बेटे का बाप बनने वाला था। मेरी तवज्जो रसवंती की तरफ रहती थी। मैंने उसके दिमाग में झांक कर देखा, वो सो रही थी। एकदम से चौंक कर बेदार हो गई। फिर उसने खला में घूरते हुए पूछा, फरहाद क्या तुम हो? हाँ मैं हूं। तुमने सोने से पहले अपने दिमाग को हदायत दी थी कि मेरी सोच की लहरों से बेदार हो जाओगी। वो मुस्कुराकर बोली, हाँ मैं तुम्हें भी अच्छी तरह जानती हूँ। तुम भी मेरी तरफ से मोहतात होकर इसी तरह अपने दिमाग को हदायत देते होगे। चलो कोई बात नहीं। मियाँ बीवी ख्वाह कितने ही गहरे रिश्ते में डूब जाएं, फिर भी वो एक दूसरे से अपनी कोई ना कोई छोटी बड़ी बात छुपाते हैं। बात छुपाने में ये मकसद नहीं होता कि एक दूसरे के एतमाद को धोखा देनी है। बस ये इंसानी फितरत है, किसी न किसी मजबूरी से भी कोई बात छुपाई जाती है। इसलिए हम अपने अपने दिमागों पर ऐसे ताले डाल दें कि कोई एक दूसरे की इजाजत के बगैर अंदर ना आ सके। तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। मैं बुरा नहीं मानती। बोलो, इस वक्त क्या कर रहे हो? सोने जा रहा हूं। और कोई खास बात? बहुत ही खास बात है। मैं जलाल बेग के दिमाग में पहुंच चुका हूं। वो खुश होकर बोली, क्या सच? हाँ बिल्कुल सच। मैंने अभी उसके दिमाग को छेड़ा नहीं है। चुपके चुपके उसे जहनी परेशानियों में मुब्तला करता रहूंगा। वैसे वो पहले ही दिमागी खलजान में मुब्तला रहता आया है। हर लम्हा मुझसे दहशत ज़दा रहता है। फरहाद, उस कमबख्त को जिंदा न छोड़ना। उसकी वजह से हमारी मम्मी मारी गई। मैं वो मंजर कभी नहीं भूल सकती, जब मम्मी ने मेरी जान बचाने के लिए मेरे सामने ढाल बनकर दुश्मन की गोली अपने सीने पर खाई थी। और वो दुश्मन उसी जलाल बेग का भेजा हुआ था। उसी ने हमें जंगलों में भटकाया था। मैं यकलख्त उसे मार डालूंगा तो वो जिंदगी के गमों से निजात पा जाएगा। मेरी तरफ से जो अंदेशे हर लम्हे उसे खा रहे हैं, उन्हें उसे खाने दो, आहिस्ता आहिस्ता मरने दो। वो जमाई लेने लगी। मैंने कहा, तुम कच्ची नींद से बेदार हुई हो, सो जाओ, कल मुलाकात होगी। वो अंगड़ाई लेते हुए बोली, हाय मैं बहुत थक गई हूं, लेकिन सोने से पहले ये कह दूं कि मैंने सोनिया से दिमागी राब्ता कायम किया था। क्या वाकई? मैंने उसे बता दिया है कि मेरी सलाहियतें वापस आ गई हैं, और उसे ताकीद भी की है कि किसी और को ये बात ना बताए। मैं जानती हूँ तुम भी उसे कोई बात नहीं छुपाते हो। तुमने अच्छा किया जो उसे बता दिया। मैंने उसे शादी की मुबारकबाद भी दी है। रसवंती, तुम बहुत ही फराख दिल हो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बस अब खुश आमदेना करो। मैं सो रही हूँ, आप जाओ। ये कहते उसने अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर लिए। मेरी सोच की लहरें वापस आ गईं। मैंने आंखें खोलकर देखा, लीजा बिस्तर पर गहरी नींद सो रही थी। अचानक मुझे मादाम रोजाना का ख्याल आया। मैं उसे भूल ही गया था। मैंने फौरन उसके दिमाग में झांक कर देखा। वाकई वो स्टोर रूम में बंदी पड़ी थी। दरवाजा बाहर से बंद था। उसके मुंह में कपड़ा ठुंसा हुआ था और ऊपर से होंठों पर टेप चिपका दिया गया था। दोनों हाथ पुश्त की तरफ बंधे हुए थे। वो अपने हाथों को अपने चेहरे तक नहीं ला सकती थी। बहरहाल वो बुरी तरह मजबूर थी। मैंने उसे मुखातिब किया, हेलो रोजाना, किस हाल में हो? वो बोली, जानबूझकर पूछ रहे हो? इसलिए पूछ रहा हूं कि सोनिया से कभी पूछने की नौबत नहीं आई। उसने दुश्मनों को कभी ऐसा मौका नहीं दिया। क्या तुम इस बरते पर सोनिया से बर्तरी का दावा करती रही थी? ताने ना दो, मास्टरों को इतला दो। मास्टर न्यूमैन सोने जा रहा था। मैंने उसे इतला दे दी कि मादाम रोजाना अपनी रिहायशगाह के एक स्टोर रूम में बंदी पड़ी है। मुख्तसर तौर पर मैंने अपने तमाम हालात सुना दिए। उसने फौरन ही अपने मातहतों को बुलाया और उन्हें मादाम रोजाना की रिहायशगाह की तरफ रवाना कर दिया। इसके बाद मैंने कहा, हमारे दरमियान ये बात तय पाई थी कि आपका सुपर मास्टर मेरे और जलाल बेग के दरमियान नहीं आएगा, और मैंने भी कहा था कि आइंदा मैं सुपर मास्टर से किसी किस्म की इमदाद हासिल नहीं करूंगा। मास्टर न्यूमैन ने कहा, मुझे याद है, लेकिन आपको भी याद होना चाहिए कि सुपर मास्टर की तंजीम से हटकर हम आपके काम आते रहेंगे। ये मेरा वादा था। आपका वादा याद है। अभी एक काम आपसे आ पड़ा है। आप हुक्म दें, जो भी काम होगा मैं जाती तौर पर अंजाम दूंगा। मास्टर, पाकिस्तान में मेरी एक ऐसी बहन है जिसका हुक्म मैं कभी नहीं टाल सकता, और उसका हुक्म है कि मैं 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान पहुंच जाऊं। क्या इसके इंतजामात हो सकते हैं?
ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप मेकअप में जाएंगे, जाहिर है, वरना मेरे आसपास भीड़ लग जाएगी। मैं आपके मेकअप का और आर्जी रिहाइश का बंदोबस्त करता हूँ। आप इस वक्त कहाँ हैं? मैंने लीजा के फ्लैट का पता बताते हुए कहा। आप यहाँ गाड़ी भेज दें और ये बता दें कि मेरी आर्जी रिहाइश कहाँ होगी और मैं लंदन से लाहौर किस तरह यहाँ से जाऊंगा। आप जरा इंतजार करें, अभी तमाम मालूमात हासिल हो जाएंगी। मास्टर, एक बात और, ये बात मादाम रोजाना को भी नहीं मालूम होना चाहिए कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। फरहाद साहिब, आपका राज सिर्फ मेरे दिल में महफूज रहेगा। मैं इस तंजीम के किसी भी फर्द को आपके मुतल्लिक कुछ नहीं बताऊंगा। जो भी मुझसे पूछेगा मैं यही कहूंगा कि आप अचानक लंदन से गायब हो गए हैं या फिर हमसे राब्ता कायम नहीं कर रहे हैं। मैं मास्टर के दिमाग से वापस आ गया। 10 मिनट के बाद फिर मैंने राब्ता कायम किया। उसने कहा, जनाब, मैं अपने एक मातहत को बुलाकर बातें कर रहा हूँ, आप उसकी सोच को पढ़ लें। वो गाड़ी लेकर आपके पते पर अभी पहुंचने वाला है। उसने अपने मातहत को बुलाया, उससे बातें की, उसे हदायत दी कि किस पते पर अभी जाना चाहिए। ये मामला तय होने के बाद मैं दिमागी तौर पर लीजा के फ्लैट में हाजिर हो गया। वो गहरी नींद में थी। मैं उसे इसी हालात में छोड़कर जाना चाहता था। जिस हद तक दोस्ती जरूरी थी वो हो चुकी थी। मैंने उसके ख्वाबीदा दिमाग में झांक कर कहा, लीजा, तुम सो रही हो और इसी तरह सोती रहोगी। मैं जा रहा हूं। जब बेदार होना हो तो ये समझ लेना कि मैंने जाते वक्त इखलाकन तुमसे इजाजत हासिल की थी। उसके दिमाग में ख्वाब का समंजर था और इसी मंजर में वो मुझे देख रही थी और आगे बढ़कर हाथ बढ़ाते हुए मुझे रोक रही थी। नहीं फरहाद, ना जाओ, अब तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मुझे अफसोस है, मेरी दोस्ती की उम्र बहुत मुख्तसर होती है, इसलिए मुझे भूलने की कोशिश करना। कैसी बातें करते हो? तुम कोई भुला देने वाली चीज हो? मैं तो जितना बुलाऊंगी उतना ही याद आओगे। मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं कर सकता। मेरी रवानगी का वक्त हो रहा है। तुम्हारी ख्वाबीदा आंखों के सामने से अब यह मंजर गुम हो रहा है। मैं गुजरने वाला वक्त हूं, तुम्हारी जिंदगी से गुजर चुका हूं, मिट चुका हूं। अब तुम मुझे कभी ना देख सकोगी और इस वक्त भी नहीं देख रही हो। उसके ख्वाबीदा दिमाग से वो मंजर गुम हो गया। अब वो ख्वाब नहीं देख रही थी, वे ख्वाब नींद में थी। थोड़ी देर बाद मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम किया, मास्टर न्यूमैन का मातहत मेरे लिए गाड़ी लेकर फ्लैट के सामने पहुंच गया था। मैंने वहां से चलते वक्त सोचा, अगर मैं फ्लैट से निकल कर जाऊंगा तो इस फ्लैट का बैरूनी दरवाजा खुला रहेगा। एक जवान हसीन लड़की यहां सो रही है, कोई भी यहां दाखिल होकर इसे नुकसान पहुंचा सकता है। मैंने लीजा के दिमाग में झांकते हुए कहा, मैं जा रहा हूं, उठो और फ्लैट के दरवाजे को अंदर से बंद कर लो। लेकिन तुम इस तरह उठोगी कि नींद की हालत में चलती हुई आओगी। वो मेरी हदायत के मुताबिक उठने लगी। मैं ख्याल ख्वानी के जरिए उसे सहारा दे रहा था। वो सोच की लहरों पर बहती हुई मेरे साथ चलती हुई फ्लैट के दरवाजे तक आई। मैं रुखसत होने लगा। रुखसत होने का मंजर उसके ख्वाब में था। वो रुखसती लम्हों को ख्वाब की सूरत में देख रही थी। फिर मैं उसे छोड़कर दरवाजे से बाहर आ गया। उसके दिमाग को कंट्रोल करते हुए दरवाजे को अंदर से बंद करके चिटखनी चढ़ा दी। इसके बाद वो उसी तरह नींद की हालत में चलती हुई अपने बिस्तर पर पहुंची और वहां आराम से लेट गई। मैं उसकी तरफ से मुतमईन होकर सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आया। गली में एक कार खड़ी हुई थी। ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम किया तो वही कार मेरे लिए आई थी। मैंने पिछली सीट का दरवाजा खोला और बैठ गया। मास्टर न्यूमैन के मातहत ने पलटकर मुझे देखा। मैं अपने असली रूप में था। मुझे देखते ही वो हैरत और मुसर्रत से बोला, जनाब, ये आप हैं। मैं कितना खुश नसीब हूं कि आपको देख रहा हूं और आपकी खिदमत के लिए आया हूं। मैंने मुस्कुराकर कहा, गाड़ी आगे बढ़ाओ, यहां ठहरना मुनासिब नहीं है। उसने फौरन गाड़ी को स्टार्ट किया और फिर उसे आगे बढ़ा दिया। मैंने पूछा, तुम मुझे देखकर हैरान हो रहे हो? क्या मास्टर ने तुम्हारे सामने मेरा जिक्र नहीं किया था? मास्टर बहुत कमगो है। उसने सिर्फ इतना कहा था कि मुझे ही आना है और यहां से आपको पकार्डली स्ट्रीट के एक फ्लैट में पहुंचाना है। लीजा के फ्लैट से पकार्डली स्ट्रीट ज्यादा दूर नहीं थी। मैं वहां के एक फ्लैट में पहुंच गया। उस फ्लैट में एक मुलाजिम मेरा मुंतजिर था। उसने कहा, जनाब, आप मास्टर से राब्ता कायम कर लें, वो आपसे जरूरी बातें करना चाहती हैं। मैंने मास्टर को मुखातिब किया। उसने कहा, आज रात आप इस फ्लैट में आराम करें। कल सुबह एक मेकअप मैन आपके पास आएगा और आपके चेहरे पर थोड़ी सी तब्दीलियां करेगा। कल तक पासपोर्ट वगैरह तैयार हो जाएंगे। कल दोपहर की फ्लाइट में आपके लिए एक सीट रिजर्व करा दी गई है। मैंने मास्टर का शुक्रिया अदा किया। फिर उससे रुखसत होकर फ्लैट के मुलाजिम से कहा, मेरे लिए सैंडविचेस और कॉफी ले आओ। जनाब, किचन में खाने का इंतजाम नहीं है। आप इंतजार करें तो मैं बाहर से ले आता हूं। मैंने उसे जाने की इजाजत दे दी। फिर एक आरामदेह सोफे में धंस गया।
इरादा था कि पहले शाहीना और सोनिया से राब्ता कायम करके उन्हें अपनी आमद की खुशखबरी सुनाऊं, लेकिन जलाल बेग का ख्याल आया मैं उस बीमार आसेफजादा को टेलीपैथी की पहली खुराक दे चुका था। अब दूसरी खुराक के लिए उसके पास पहुंच गया। बेचारा पेरिस पहुंच चुका था और वहां के एक बंगले में बीमार की तरह बिस्तर पर लेटा हुआ था। वहां पहुंचकर उसकी तबीयत कुछ और बिगड़ गई थी। उसके अंदर कुछ अजीब सी घबराहट पैदा हो रही थी। उसके बिस्तर के पास खड़ा हुआ एक डॉक्टर कह रहा था, आप कुछ बोलते नहीं हैं, अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हैं। मैं आपका एक बहुत पुराना काबिल एतमाद डॉक्टर हूं, कम से कम मेरे सामने जुबान खोलें, अपने दिल का हाल सुनाएं। अगर मैं किसी माहिर नफ्सियात की खिदमत हासिल करूं तो बेकार होगा, क्योंकि आप उस माहिर नफ्सियात के सामने भी जुबान नहीं खोलेंगे। आपके दिल और दिमाग में यही बात बैठी हुई कि फरहाद किसी भी जरिए आपके दिमाग में पहुंच जाएगा। ये तो बड़ी मुश्किल है, आपका इलाज कैसे किया जाए। जलाल बेग एक कागज पर लिखने लगा, मैं आज हमेशा से ज्यादा परेशान हूं, आज की बात ही कुछ और है। ये समझ में नहीं आता कि तैयारा परवास के दौरान इस कदर क्यों डगमगा रहा था और रह रहकर बम्पिंग क्यों हो रही थी। डॉक्टर ने उस तहरीर को पढ़कर कहा, जनाब कुछ तो आप समझने की कोशिश करें, तैयारे में कुछ खराबी हो सकती है। आपका पायलट भी जहनी तौर पर परेशान था, उससे भी कुछ गलतियां हुई होंगी। आप एक ही बात को लेकर बैठ जाती हैं और अपने आप को रोग लगाते रहती हैं। इतने में बिग बॉस की तंजीम के कुछ अहम अफराद कमरे में आ गए। डॉक्टर ने एक छोटे से गिलास में दवा उंडेल कर कहा, इसे पी लीजिए, आपके हिसाब में जो खिंचाव है इसमें कमी होगी, ज्यादा सुकून हासिल होगा। जलाल बेग ने हाथ बढ़ाकर उस छोटे से गिलास को लिया। मैंने उसके हाथ को कपकपाना शुरू कर दिया। वो दिमागी तौर पर हाजिर था। मैंने उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा नहीं किया था, लेकिन उसकी सोच को जरा कमजोर करके अपनी सोच को हावी कर रहा था। वो बुरी तरह दहशतज़दा होकर आंखें फाड़ फाड़ कर अपने लरसते हुए हाथ को देखने लगा। गिलास में जो दवा थी वो आहिस्ता आहिस्ता छलक रही थी। वो बेख्तियार बोलने लगा, देखो डॉक्टर देखो, मेरा हाथ कांप रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मगर ये कभी टेलीपैथी के जरिए हो रही है। फरहाद मेरे दिमाग में पहुंच चुका है। उसने गिलास को एक तरफ फेंक दिया। डॉक्टर ने कहा, ये आप क्या कह रही हैं? फरहाद आपके दिमाग में नहीं है, आपको वहम हो गया है। दूसरे मातियत जो आसपास खड़े हुए थे वो भी उसे समझाने लगे। जलाल बेग फौरन ही अपने बिस्तर से उतरकर फर्श पर खड़ा हो गया। सहमी हुई नजरों से इधर उधर देखने लगा। उस वक्त मैं उसके दिमाग पर काबिज था। वो बच्चों की तरह डरता हुआ पीछे हटता हुआ अलमारी के पास चला गया और वहां दुबक कर उकड़ों बैठ गया। सर झुकाकर कहने लगा, फरहाद आए तो कह देना मैं घर पर नहीं हूं, समझे, उसे मेरा पता न बताना। वो सब लोग खामोश खड़े हुए अपने बिग बॉस को देख रहे थे। उसने कितना ऊंचा नाम रखा था, बिग बॉस। लोग ताकत के घुमंड में जाने अपने कैसे कैसे नाम रख लेते हैं। गुरूर में भूल जाते हैं कि अजल से आज तक कितनी बेशुमार बड़ी बड़ी ताकतें मिट्टी में मिल चुकी हैं। जब तक वो मेरी टेलीपैथी की मुट्ठी में नहीं आया था तो बहुत ही पुरस्कार और बहुत ही बारसूख सराय का मालिक नजर आता था। यूं लगता था जैसे वो दुनिया को ठोकरों में उड़ा रहा हो। वो मुझको और मेरी साथियों को जंगलों में भटका रहा था। जो दिल में आ रहा था वो करता चला जा रहा था। और अब वो क्या था? एक चूंटी भी उससे बेहतर और बरतर थी। जब वो इतना ही हकीर हो गया था तो उसे जिंदा रखने की क्या जरूरत थी? मैं पलक झपकते ही उसका काम तमाम कर सकता था। खसकम जहां पाक हो जाता, लेकिन मुझे तसल्ली न होती। उसने जिस तरह सायरा बानो को परेशान किया था, जिस तरह मम्मी उसकी वजह से मारी गई थी और जिस तरह उसने हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश की थी, तो उसकी सजा ये नहीं थी कि उसे यकलख्त मार दिया जाता। नहीं, उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए। दुनिया वालों के सामने एक इबरतनाक तमाशा बनाना चाहिए। फिर यह कि वो एक इसराइली मोहरा था। मैं इस मोहरे के जरिए उनकी बिछाई हुई बिसात तक पहुंच सकता था। वो अलमारी के पास छुपने के अंदाज में उकड़ों बैठा हुआ था। मैंने उसके दिमाग को आजाद छोड़ दिया। तब वो अपने आप को हैरानी से देखने लगा। उस वक्त तक उसके मातहत करीब आ गए थे और उसे पकड़कर कह रहे थे, जनाब आप बहुत परेशान हैं, यहाँ आराम से लेट जाएं, फरहाद नहीं आएगा, हम सब आपकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं। वो उन लोगों के हाथों को झटक कर खड़ा हो गया। फिर कपकपाते हुए लहजे में बोला, मैं फरहाद से नहीं डरता, मैं यहाँ कैसे आ गया? डॉक्टर ने कहा आपकी हालत बिगड़ती जा रही है। ऐसा ना हो कि एक दिन आप ज़हनी तवाजुन खो बैठें। आप खामोशी से बिस्तर पर आकर लेट जाएं, मैं इंजेक्शन लगाता हूं, आपको गहरी नींद आ जाएगी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बिस्तर पर आकर बैठा, फिर यक बयक उछल कर खड़ा हो गया
और घबराए हुए अंदाज में बोला, क्या मैं इतनी देर से तुम लोगों के सामने बोल रहा हूं? क्या मैंने अपनी जुबान खोली है? फरहाद तुम में से किसी के दिमाग में होगा तो वो मेरी आवाज सुन रहा होगा और अब मेरे दिमाग में पहुंच रहा होगा। डॉक्टर ने उसके मातहतों से कहा, प्लीज आप लोग इन्हें जबरदस्ती बिस्तर पर लिटा दें, इन्हें इंजेक्शन लगाना बहुत जरूरी है। उसके तमाम मातहतों ने उसे पकड़ लिया, बल्कि जकड़ लिया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर उसके बाजू में इंजेक्शन लगा रहा था। इसके चंद लम्हे बाद जलाल बेग की आंखें बंद हो रही थी, वो नींद में डूब रहा था। मेरे मरीज के लिए ये दूसरी दवा काफी थी। मैं दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। मुलाजिम मेरे लिए खाना ले आया, मैं खाने लगा। खाने के बाद सिगरेट की तलब हुई। राइट एरोस के मेकअप में रहकर मुझे बहुत ज्यादा सिगरेट पीना पड़ा था। फिर वही लत पड़ने वाली थी। मैंने पूरे कुव्वत इरादी से काम लेते हुए सिगरेट की तलब को कुचल दिया। आहिस्ता आहिस्ता चुस्की लेते हुए कॉफी पीने लगा। उस वक्त रात का 1 बज रहा था। पाकिस्तान में सुबह के 6 बजने वाले थे। सोनिया और शाहीना बेदार हो गई थी। शाहीना ने उस रात भी सोनिया को जिद करके अपने ही पास सुलाया था। वो बेदार होने के बाद उसके बाजू पर सर रखे लेटी हुई थी और कह रही थी, भाभी आपके दिल के धड़कने की आवाज साफ सुनाई दे रही है। सोनिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या जुबैर की धड़कनें भी इसी तरह सुनती हो? आने दीजिए भाईजान को, यही सवाल मैं आपसे करूंगी। सोनिया हंसने लगी। फिर उसने कहा, शाहीना आज दोपहर को मौलवी साहब आएंगे। वो जो दोपहर की नमाज होती है उसको क्या कहती हैं? उसे जोहर की नमाज कहती हैं। अच्छा बताइए, आपने पहला कलमा याद कर लिया? मैं चाहती हूं कि आप मौलवी साहब के सामने बैठकर इस्लाम कबूल करें, तो आपको पहले ही से कलमा याद हो। रात को सोने से पहले याद किया था, ठहरो मैं दिल में दोहरा लूं फिर तुम्हें सुनाती हूं। वो खामोश हुई। उसकी सोच कलमा पढ़ रही थी। पढ़ने के दौरान अटक रही थी। एक जगह वो भूल गई, फिर शुरू से पढ़ने लगी। इस बार मैंने उसकी सोच में पढ़ना शुरू किया तो वो खुश होकर बोली, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, सुनो। वो सुनाने लगी। चूंकि मैं अपनी सोच के जरिए सहारा दे रहा था इसलिए उसने सुना दिया। शाहीना ने खुश होकर कहा, शाबाश, फिर से सुनाइए। इस बार मैं चुप रहा। वो अपनी याददाश्त के सहारे पढ़ने लगी। उसने अटक अटक कर पढ़ा मगर सही पढ़ लिया। मैंने उसके दिमाग में कहा, मुबारक हो मेरा इस्लाम और तुम्हारी इस्लामी जिंदगी मुबारक हो। वह जल्दी से उठकर बैठ गई। शाहीना ने पूछा, क्या हुआ भाभी? सोनिया ने अपने सर पर आंचल रखते हुए पूछा, तुमने यही बताया था ना कि अपने शौहर का जिक्र हो तो पहले सर पर आंचल रख लिया जाए। हाँ, क्या आप भाईजान का जिक्र करने वाली हैं? वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। वो खुश होकर बोली, सच? फिर उसने मुझे मुखातिब किया, भाईजान आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर कहा, हाँ सुन रहा हूं और तुम्हारी खुशी भी देख रहा हूं। मेरी खुशी तो उस वक्त पूरी होगी जब आप यहाँ 48 घंटे के अंदर पहुंचेंगे। और अब 48 घंटे की मुद्दत में कितने घंटे कम हो गए हैं, आप जरा हिसाब कर लें। हिसाब कर चुका हूं और तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने आया हूं। बस मैं समझ गई। वो खुशखबरी यही हो सकती है कि आप आ रही हैं। हाँ आ रहा हूं। अब से 12 घंटे के बाद शायद मेरा सफर यहां से शुरू होगा। वो जरा नाराज होकर बोली, शायद का क्या मतलब है? यूं ही मेरी जुबान से निकल गया, मैं जरूर आ रहा हूं। रवानगी से पहले तुम्हें और सोनिया को बता दूंगा कि वो तैयार किस वक्त लाहौर पहुंचेगा। ये सुनकर मैंने शाहीना की जुबान से सोनिया को अपनी आमद की खबर सुनाई। वो खुश होकर बोली, क्या वाकई? मुझे यकीन कर लेना चाहिए। यकीन कर लो, ये मेरी बहन की जिद है। तुमने कहा था ना, अगर मैंने अपनी बहन की जिद पूरी नहीं की तो मुझे ऐसा संगदिल और पत्थर समझोगी जो किसी रिश्ते की मोहब्बत से पिघल नहीं सकता। मैं पिघल चुका हूं। शाहीना ने कहा, भाईजान मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे इरादे के बगैर मेरी जुबान कैसे हिल रही है और मैं कैसे बोलती जा रही हूं। मेरी बहना, यही टेलीपैथी का कमाल है। ये बताओ, मुझे एयरपोर्ट लेने आओगी? ये भी कोई पूछने की बात है? मेरा तो जी चाहता है अभी से जाकर रनवे पर बैठ जाऊं। मैं हंसने लगा। एक बात है भाईजान, हम सब के सब आपको लेने आएंगे लेकिन भाभी नहीं आएंगी। सोनिया क्यों नहीं आएगी? शादी से पहले आप दुल्हन को नहीं देख सकते और दुल्हन भी आपसे नहीं मिल सकती। आप लोगों पर बड़ी सख्त पाबंदियां होंगी। निकाह के बाद जो दस्तूर है उसी दस्तूर के मुताबिक आपको भाभी का मुंह देखना होगा। शाहीना, मैं जानता हूं तुम मेरी इस शादी में अपने तमाम अरमान पूरे करोगी, मुझे और सोनिया को पूरी तरह दुल्हा और दुल्हन बनाओगी। लेकिन एक बात मेरी मान लो, बहुत ज्यादा धूमधाम ना करना। बहुत से लोगों को दावत ना देना। सिर्फ तुम्हारे ससुराली रिश्तेदार हों, सायरा बानो के खानदान वाले हों
और सईद अहमद चंद अहम अफसरान के साथ शरीक हों। ये बात अपनों से बाहर ना जाए, वरना मेरी शादी की खबर फैलेगी तो ऐसा मजमा लगेगा कि दूल्हा और दुल्हन को भागना पड़ेगा, सिर्फ शादी कराने वाले ही रह जाएंगे, आपके दुश्मन भागेंगे। आप ऐसी बातें मुंह से ना निकालें। मैंने हंसते हुए कहा, यह मुहावरा गलत हो गया। ये बातें मुंह से नहीं, सोच के जरिए तुम्हारे पास पहुंच रही हैं। मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि ज्यादा धूमधाम नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं जो कहूंगी आप वही करेंगे। हाँ बाबा, वही करूंगा। और क्या कहना चाहती हो? यही कि आप भाभी से बिल्कुल बातें नहीं करेंगे, सोच के जरिए भी नहीं। सोनिया ने जल्दी से कहा, ये क्या कह रही हो? मैं सरकारी फराइज की पाबंद हूं, दुश्मन मेरे पीछे लगे हुए हैं। मैंने उनसे मोहलत हासिल की है। अगर उनके कानों में यह भनक पड़ गई कि मैं फाइल लाने की बजाय अपनी शादी कर रही हूं, तो ये शादी पता नहीं कैसे हंगामों में बदल जाएगी। तुम्हारे भाईजान से मुझे इन मसाइल पर गुफ्तगू करना है। रहने दीजिए भाभी, हमारे यहाँ की औरतें बाहर के मामलात में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेती। आपने ली है तो अब यह सारी जिम्मेदारी भाईजान पर है। भाईजान आपके दुश्मनों से निमट लेंगे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप यहाँ मायूं बैठेंगी और दुश्मनों से मुकाबला भी करती रहेंगी। नहीं, हमारे यहाँ की दुल्हनें ऐसा नहीं करती हैं। मैंने चुपके से सोनिया के दिमाग में कहा, भाई इसकी बात मान लो, हम चुपचाप सोच के जरिए इन मसाइल पर बातें कर लेंगे। सोनिया ने मुस्कुराते हुए उसकी गर्दन में बाहें डालकर कहा, मेरी जान, तुम फरहाद की जान हो, तुम्हारी बात मैं कैसे टाल सकती हूँ। अब वो मेरे दिमाग में आकर बातें करना चाहेंगे तो मैं बोलने से इनकार कर दूंगी। ये हुई ना बात। मैं अभी जाकर सब लोगों को भाईजान के आने की खुशखबरी सुनाती हूँ। वो पलंग से उतरकर खड़ी हो गई, फिर तेजी से चलती हुई दरवाजे तक गई। वहां पहुंचकर वो ठिठक गई, पलट कर बोली, भाईजान आप कहाँ हैं? मैंने उसके दिमाग में कहा, मैं तुम्हारे पास हूं। चलिए भाभी के कमरे से बाहर जाइए, आप यहाँ मेरी गैर मौजूदगी में भी नहीं आ सकते। अच्छा मैं जा रहा हूं, यहाँ भी मेरी बहुत सी मसरूफियात हैं, खुदा हाफिज, मैं फिर आऊंगा। ये कहकर मैं चुप हो गया। वो चंद लम्हों तक आंखें फाड़े खला में तकते हुए इंतजार करती रही। जब उसने अपने दिमाग में मुझे महसूस नहीं किया तो मुतमईन होकर दरवाजा खोलते हुए बोली, देखिए भाभी, अपने वादे पर कायम रहिएगा, भाईजान आएंगे तो भगा दीजिएगा। ये कहकर वो वहां से चली गई। मैंने सोनिया से कहा, देखा बहन क्या होती है, शादी मेरी हो रही है लेकिन उसे दुनिया जहान की खुशियां मिल रही हैं। सोनिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हारे यहाँ इतनी सख्ती से पर्दे की पाबंदी होती है? अक्सर घरानों में पर्दे का बहुत ही सख्त रिवाज है, लेकिन हमारे दरमियान निकाह पढ़ाने तक की बात है। उस वक्त तक शाहीना की बात माननी पड़ेगी। हम उसकी मौजूदगी में एक दूसरे से ना तो मिल सकते हैं ना बातें कर सकते हैं। वैसे फरहाद, तुम्हारे यहाँ की ये मशरकी रस्में बहुत दिलचस्प भी हैं और बड़ी मायने खेज भी। जब हम शादी से पहले एक दूसरे को नहीं देखेंगे, एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे, एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे, तो कितनी कशिश पैदा होती रहेगी। मेरा दिल तुम्हारी तरफ और तुम्हारा दिल मेरी तरफ लगा रहेगा। हम यूं महसूस करेंगे जैसे पहली बार मिल रहे हों। हम शाहीना की बदौलत जिंदगी में पहली बार जायज रिश्ते में मुंसलिक होने वाले हैं। इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं हो सकती। लेकिन इस खुशी में यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे साथ कदम कदम पर कोई ना कोई मुसीबत भी चलती रहती है। ऐसा ना हो कि शादी के पुरमुसरत मौके पर कोई नया हंगामा खड़ा हो जाए। हमें हर पहलू पर गौर कर लेना चाहिए, दुश्मनों की नाकाबंदी कर देना चाहिए। जब तक मेरी बहन की तमाम खुशियां पूरी ना हो, उस वक्त तक कोई दुश्मन हमारे रास्ते में ना आए। तुम ठीक कहते हो, हमें दुश्मनों को भूलना नहीं चाहिए। सिर्फ दुश्मनों को नहीं, बल्कि नागहानी आफतों को भी नहीं भूलना चाहिए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि दुश्मन हमारे रास्ते में हायल नहीं होते, कोई अजीब किस्म की नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। फरहाद, सबसे पहले तो शाहीना की हिफाजत की जाए। जो शाहीना के नाम से पुतला बनाकर रखा गया है, उस पुतले की कमर से शाहीना के सर के बालों को खोल दिया जाए, उस जादू का तोड़ किया जाए। मैं अभी चमकीली के चेले भोंदू चुमार के पास जाकर देखता हूं। तुम सईद अहमद से राब्ता कायम करो, उन्हें शादी की बात ना बताना। सिर्फ इतना कह देना कि मैं यहां पहुंचने वाला हूं, इसलिए वो लाहौर चले आए। वो मेरी आमद के मुत्तल्लिक अपने खास अफसरान को बता सकती हैं। ज्यादा लोगों को ये बात ना मालूम हो। मैं सोनिया से रुखसत होकर भोंदू चुमार के दिमाग में पहुंचा। उस वक्त 7 बजने वाले थे। अच्छी तरह दिन निकल आया था, लेकिन भोंदू गहरी नींद में डूबा हुआ था। वो बिल्ली जिसे चमकीली कहा जाता था, वो शैतान के मुजस्मे के कदमों में सो रही थी। मैंने भोंदू के ख्वाबीदा दिमाग में झांक कर मालूम किया। पता चला कि वो पिछली रात 3 बजे तक माश के दानों पर मंत्र पढ़ता रहा था। अभी माश का थोड़ा सा ढेर बाकी रह गया था।
उसने चमकीली से वादा किया था कि बेदार होने के बाद बाकी माश के ढेर से एक एक दाना उठाकर मंत्र पढ़ता जाएगा और उस दाने को आग में फेंकता जाएगा, जिसके नतीजे में माश का आखिरी दाना तिलिस्माती असरात से उड़ता हुआ उस दीवार की तरफ जाएगा जहां दुनिया का नक्शा लगा हुआ था। वो दाना उस मुल्क और उस शहर के नाम पर जाकर चिपक जाएगा जहां फरहाद मौजूद होगा। मैंने भोंदू चुमार को इस तरह उठाया कि उसका जिस्म जागता रहे, दिमाग सोता रहे, यानी वो नींद की हालत में उठकर बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। वो मेरे अहकामात पर अमल कर रहा था। अपनी जगह से चलता हुआ उस मिट्टी के छोटे से पुतले के पास आया जो शाहीना के नाम से बनाया गया था। उस पुतले की कमर से शाहीना के चंद बाल बंधे हुए थे। भोंदू ने उन बालों को खोल दिया, उन्हें चुटकी में पकड़कर खिड़की के पास आया। सरकंडे से बनी हुई दीवार की छोटी सी खिड़की खुली हुई थी। उसने हाथ खिड़की से बाहर निकालकर अपनी चुटकी खोल दी। वो बाल हवा में उड़कर कहीं गायब हो गए। वो खिड़की के पास से पलट गया। उसके सर के बाल इतने बड़े हुए थे कि शाने से नीचे तक आते थे। वो अपने सर के एक एक बाल को तोड़ने लगा। 4 अदद बालों को तोड़ने के बाद उसने उन्हें पुतले की कमर से बांध दिया। अब दूर से देखने से यही मालूम होता था कि शाहीना के बाल वहां बंधे हुए हैं। मैं ऐसा एहतियातन कर रहा था। दुश्मनों पर यह जाहिर नहीं करना चाहता था कि वो मेरी ख्याल ख्वानी की जद में आ चुके हैं। भोंदू चमार अपनी जगह आकर उसी तरह लेट गया। फिर मेरी ख्याल ख्वानी ने उसे दोबारा गहरी नींद में गुम कर दिया। मैं चाहता तो इस स्याह बिल्ली की नींद से फायदा उठा सकता था। अगर वो सचमुच चमकीली थी तो मैं भोंदू के हाथ में चाकू देकर उसके हाथों उस बिल्ली को हलाक कर सकता था, या माश के दानों को ऐसे बखेर देता या उनके ढेर में इजाफा कर देता कि वो मंत्र के इख्तिताम तक ना पहुंच सकता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं देखना चाहता था कि माश का आखिरी दाना वहां से उड़कर लंदन शहर की जगह आकर चिपकता है। अगर ऐसा होगा तो ये बड़ी हैरत अंगेज जादूगरी होगी और मेरे तजुर्बे में इजाफा भी होगा। मैं सोनिया के पास वापस आया। वो टेलीफोन का रिसीवर उठाए सईद अहमद से बातें कर रही थी। सईद अहमद खुश होकर कह रहे थे, मेरा यार लाहौर आ रहा है और मैं ना आऊं, मैं हर हाल में शाम तक वहां पहुंच जाऊंगा। जब उनकी बातें खत्म हो गई और सईद अहमद ने रिसीवर रख दिया तो मैंने कहा, हेलो सईद साहब, क्या हाल है? उन्होंने चौंक कर कहा, अरे फरहाद, तुम हमारी बातें सुन रहे थे? जी हाँ, सुन रहा था। आपने सोनिया से यह नहीं पूछा कि मैं अचानक लाहौर क्यों पहुंच रहा हूं? तुम्हारे आने की खुशी ऐसी थी कि और कोई सवाल मेरे दिमाग में पैदा नहीं हुआ, तुम बता दो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, असल बात यह है कि हमारी शादी हो रही है। ये हमारी का मतलब क्या हुआ? मेरी और सोनिया की शादी? इसका भी मतलब समझ में नहीं आया। क्या तुम्हारी शादी पहले नहीं हुई थी? दिल के रिश्ते से हुई थी मगर ईमान से नहीं हुई थी। अब सोनिया इस्लाम कबूल कर रही है। अच्छा, समझ गया भाई, मुबारक हो। मैं तो अभी यहां से रवाना हो जाऊंगा। और देखिए, मैंने सोनिया से भी कहा है, अपनी बहन शाहीना को भी समझा दिया है, ज्यादा धूमधाम नहीं होना चाहिए। आप तो जानते हैं हमारी शादी की बात आम होगी तो मेला लग जाएगा। मैं समझता हूं, मैं सिर्फ अहम अफसरों को तुम्हारी आमद की इत्तला दूंगा। मैंने थोड़ी देर तक उनसे गुफ्तगू की, फिर सोनिया के पास आ गया। वहां शादी की खुशियां ही खुशियां थी। शाहीना, जुबैर, मंसूर, सलमा और उनके वालिदैन सबकी सब शादी की तैयारियों के सिलसिले में एक दूसरे की जिम्मेदारियों को तकसीम कर रहे थे। मैं सोनिया और शाहीना को मुखातिब किए बगैर दिमागी तौर पर फ्लैट में हाजिर हो गया। अब अपनों में मरजाना रह गई थी। अभी उसकी खैरियत मालूम करनी थी। इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। मेरा ख्याल था वो सो चुकी होगी। मैं उसके ख्वाबीदा जहन से बहुत कुछ मालूम कर सकता था। मरजाना का किस्सा एक मुकाम पर आकर अटक गया था, यानी उसकी तब्दीली अटक गई थी। जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था उसने साफ तौर पर कह दिया था कि मरजाना मुकम्मल मर्द नहीं बन सकेगी। वह तब्दीली के जिस मरहले पर ठहर गई है वहां से उसे औरतपन की तरफ वापस लाया जा सकता है। डॉक्टर की ये बात सुनकर मरजाना बुरी तरह नाराज हो गई थी। उसने डॉक्टर से इलाज कराने से इनकार कर दिया था और अब किसी दूसरे डॉक्टर से मशवरे ले रही थी। मैं यही मालूम करना चाहता था। जब मैं उसके दिमाग में पहुंचा तो वो खिलाफ तवक्को जाग रही थी और अपने सूटकेस में कपड़े रख रही थी। उसकी सोच ने बताया कि वो सफर की तैयारी कर रही है। मैं हैरान रह गया। रात के 2 बजे वो कहां जाने की तैयारी कर रही थी? मैंने उसके दिमाग को कुरीदना शुरू किया। तब एक हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ। उसे मेरी और सोनिया की शादी का इल्म हो गया था। ये बात मेरे लिए हैरत अंगेज थी कि अभी हमारी शादी की बात तो शाहीना के खानदान वाले जानते थे, या फिर मुझे और असवंती को मालूम था। मास्टर न्यूमैन एक दोस्त की हैसियत से मेरी रवानगी के तमाम इंतजामात कर रहा था, लेकिन बेचारा हमारी शादी के मुतल्लिक नहीं जानता था। फिर मरजाना तक किसने यह खबर पहुंचाई? एक ख्याल सारा बानों की तरफ गया।
शायद उन्हें शाहीना के यहाँ जाकर ये खबर मिल गई होगी और उन्होंने बेटी को फौरन इत्तला दी होगी। मैंने फिर मरजाना के दिमाग को टटोलना शुरू किया। मालूम हुआ कि सायरा बानो से राब्ता कायम नहीं हुआ है। वो अपनी अम्मी को इत्तला दिए बगैर अचानक लाहौर पहुंचना चाहती है और किसी तरह हमारी शादी को रोकना चाहती है। मैंने मरजाना की सोच में कहा, अच्छा हुआ मुझे ये इत्तला मिल गई। अगर ना मिलती तो सोनिया फरहाद की शरीक हयात बन जाती। इत्तला देने वाले का शुक्रिया। मेरी सोच के तस्वुर से उसका जहन इत्तला देने वाले की तरफ घूम गया। अब वो सोच रही थी और मैं समझ रहा था। किस्सा ये था कि वो रात को 10 बजे सो गई थी। 11:30 बजे अचानक ही आंख खुल गई। उसके सरहाने टेलीफोन की घंटी चीख रही थी। उसने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, मैं मारिया बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से किसी मर्द की आवाज सुनाई दी, आप मारिया नहीं मिस मरजाना है। मैं सोच रहा हूँ आपको मिस कहूं या मिस्टर। मरजाना ने पूछा, आप कौन है? ये न पूछो मैं कौन हूं, ये समझो कि तुम कौन हो, मिस हो या मिस्टर हो। अगर मिस हो तो फरहाद की मोहताज हो, अगर मिस्टर हो तो फरहाद से अपना हक छीनने के लिए तैयार हो जाओ। वो सोनिया से शादी करने के लिए कल यहां से लाहौर जा रहा है। वो जल्दी से उठकर बैठ गई, फिर बेयकीनी से बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम मेरी सच्चाई को समझना चाहती हो तो फरहाद जब भी राब्ता कायम करे उससे कहो कि कल शाम को तुम उससे मिलना चाहती हो। वो बहाने करेगा, तुमसे नहीं मिल सकेगा। जानती हो क्यों? वो कल शाम से पहले ही लंदन छोड़ देगा लाहौर जाने के लिए, सोनिया को हासिल करने के लिए। मरजाना ने कहा, फरहाद और सोनिया के बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। आज तक उन्होंने शादी की जरूरत महसूस नहीं की, फिर अब ये शादी कैसी? ऐसी कि तुम्हारे फरहाद साहब कुछ ज्यादा ही मुसलमान होते जा रही हैं और वो सोनिया को मुशर्रफ बइस्लाम करने के बाद उसे अपनी शरीक हयात बनाना चाहती हैं। मैं तो कहूंगा कि वो तुम्हारे डर से फौरन ही सोनिया को अपना लेना चाहता है। तुम तेजी से तब्दीली के मराहल तय करते हुए मर्द बनने वाली हो। इससे पहले वो सोनिया को तुमसे दूर कर देगा। वो कायल होकर बोली, फरहाद ऐसा कर सकता है, अब मैं क्या करूं? किस तरह उड़कर सोनिया के पास पहुंच जाऊं? फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। हर मरहले पर तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें लंदन से लाहौर पहुंचाऊंगा। तुम रवानगी की तैयारी करो। कल सुबह तक तुम्हें और तुम्हारे पापा को ऐसे पासपोर्ट मिल जाएंगे जिनसे तुम दोनों बगैर किसी रोक टोक के लाहौर पहुंच सकोगे। तुम्हारे लिए यहां से रवाना होने वाले पहले तैयारे में सीट रिजर्व करा दी जाएगी। जब तुम मुझसे इस हद तक दोस्ती निभा रहे हो, मेरे काम आ रही हो, तो अपना नाम बताओ, अपना तारुफ कराओ, मेरे सामने आओ। मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकूंगा। मैं तुम्हारी दोस्ती का दावा कर रहा हूं और इसका अमली सबूत दे रहा हूं। आइंदा भी तुम्हारे काम आता रहूंगा। इस दुनिया में कोई अपनी गर्ज या लालच के बगैर किसी के काम नहीं आता। फरहाद अली तैमूर जैसा दोस्त भी इस वक्त अपनी गर्ज का बंदा बना हुआ है। मुझे अंधेरे में रखकर शादी रचाने जा रहे हैं। तुम जो कोई भी हो, अगर खुद को जाहिर नहीं करना चाहते तो ना सही, लेकिन अपना मकसद बयान कर दो। बताओ इस सिलसिले में तुम मुझसे क्या चाहोगे? बाय गॉड, मैं तुमसे अपनी दोस्ती और इमदाद के सिले में कुछ नहीं चाहूंगा। मैं तुम्हारे साथ बेलोस दोस्ती का मुजाहरा करता रहूंगा। आजमाइश शर्त है, बस तैयारी करो। कल सुबह तुमसे फोन पर गुफ्तगू होगी। ये कहते ही दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। मरजाना ने 2-3 बार हेलो हेलो कहकर आवाज दी, फिर उसने भी रिसीवर रख दिया। बिस्तर से उठकर इधर से उधर टहलने लगी। फिर उसने अपने पापा को बुलाया और फोन पर होने वाली गुफ्तगू का तफसीली जिक्र किया। डियर जमाल ने सारी बातें सुनने के बाद परेशान होकर कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि दुश्मन हमें बेवकूफ बना रहे हों और फरहाद साहब के खिलाफ भड़का रहे हों? पापा, भड़काने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम लाहौर जाएंगे, अम्मी से मुलाकात करेंगे और सबसे बड़ी बात यह कि मैं सोनिया से मिलूंगी। शादी हो रही है या नहीं, ये सारी बातें मालूम हो जाएंगी। जाने में हर्ज क्या है? यहां तुम्हारा इलाज हो रहा है। आज शाम को जो डॉक्टर ने नए नुस्खे लिख कर दिए हैं उसके मुताबिक मैं दवाएं ले आई हूं। ये दवाएं पाकिस्तान में भी मिल सकती हैं या फिर मैं दवाओं का कुछ स्टॉक अपने साथ ले जाऊंगी। हमारे पाकिस्तान में भी काबिल और तजुर्बाकार डॉक्टर हैं, मैं उनसे मशवरा लेती रहूंगी, लेकिन मैं जरूर जाऊंगी। आपको भी मेरे साथ चलना होगा। ठीक है, तुम्हारी जिद है तो तैयारी करो। मेरी दुआ है कि हमारे जाने से पहले फरहाद साहब हमसे राब्ता कायम करें। सारी हकीकत सामने आ जाएगी। मरजाना ने कहा, देखिए पापा, अगर फरहाद वाकई सोनिया से शादी करने जा रहा है तो वो मुझे नजरअंदाज करेंगे या राब्ता कायम भी करेंगे तो हकीकत को छुपाने की कोशिश करते रहेंगे। राब्ता कायम होगा तो देखा जाएगा। आप सफर की तैयारियां करें, मैं भी कर रही हूं। मैं मरजाना के दिमाग को टटोल कर ये सारी बातें मालूम कर रहा था। अब वो सचमुच जाने की तैयारियां कर रही थी।
मैं अपनी जगह उठकर खड़ा हो गया, बेचैनी से टहलने लगा। दो सवाल मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। मरजाना को किस पुरस्कार शख्स ने मेरी शादी की इत्तला दी? दूसरा सवाल यह कि मरजाना रुकावट बनेगी तो हमारी शादी का क्या बनेगा? दूसरे सवाल का जवाब आसान था। मैं अपनी टेलीपैथी के जरिए कोई चक्कर चलाकर मरजाना के सामने रुकावटें पैदा कर सकता था। लेकिन सबसे अहम सवाल यह था कि इस शादी की इत्तला उस पुरस्कार शख्स को कैसे मिली? कौन है वो शख्स? मैं इधर उधर टहलते हुए बड़ी तेजी से सोचने लगा, चारों तरफ अपने जहन को दौड़ाने लगा। मेरा ख्याल घूम फिर कर रसवंती की तरफ जा रहा था। क्या वो अपनी सौतन का रास्ता रोकने के लिए दूर से कोई चाल चल रही है? मेरे जहन ने जवाब दिया, वो कैसे इतनी गहरी चाल चल सकती है? फर्ज किया कि उसने लंदन के किसी शख्स को टेलीपैथी के जरिए ट्रैप किया हो और उसके दिमाग पर काबिज होकर मरजाना से टेलीफोन पर बात की हो। रसवंती इस हद तक चाल चल सकती थी, लेकिन वो मरजाना और डियर जमाल के जाली पासपोर्ट किसके जरिए तैयार करा सकती थी? इसके लिए उसे सुपर मास्टर की तंजीम के किसी मास्टर से राब्ता कायम करना पड़ेगा। मैंने मास्टर न्यूमैन के दिमाग में झांक कर देखा। इस वक्त वो सो रहा था। मैंने उसके ख्वाबीदा ज़हन से मालूमात हासिल की। पता चला कि रसवंती से उसका राब्ता कायम नहीं हुआ। मैंने मास्टर अब्दुल्ला के दिमाग में झांक कर देखा। इसके बाद मैं पेरिस के मास्टर के दिमाग में पहुंचा। किसी भी मास्टर के दिमाग से मालूम हुआ कि रसवंती से किसी का भी राब्ता कायम नहीं हुआ है। गुलाम भी सो रहा था। उसने जो छोटी सी बस्ती रसवंती के लिए आबाद की थी, उस बस्ती में तमाम लोग उसके अपने एतमाद वाले थे। किसी से किसी किस्म का धोखा नहीं हो सकता था। कोई बाहर का आदमी भी ऐसा नहीं आता था जिसने रसवंती से मुलाकात की हो या रसवंती ने उसके जरिए किसी और तंजीम से राब्ता कायम किया हो। रसवंती के मुतल्लिक ये सोचा भी नहीं जा सकता कि वो किसी दुश्मन तंजीम से राब्ता कायम करेगी। मैं महज एहतियातन रसवंती के मुतल्लिक शुबा करते हुए इतनी दूर तक सोच रहा था, लेकिन वो ऐसी नहीं हो सकती थी। जो पुरस्कार शख्स मरजाना और डियर जमाल के लिए जाली पासपोर्ट तैयार कर रहा था, उनके लिए कल किसी त्यारे में सीट रिजर्व करा रहा था और आइंदा भी हर तरह की इमदाद पहुंचाने का दावा कर रहा था, वो कोई मामूली शख्स नहीं हो सकता था। वो यकीनन बहुत बड़े ज़राए का मालिक होगा या किसी बड़ी तंजीम से ताल्लुक रखता होगा। और इस वक्त मेरे मुकाबिल वही यहूदियों की तंजीम थी। जलाल बेग अब तक गहरी नींद में डूबा हुआ था। वो भी हमारी शादी के मुतालिक कुछ नहीं जानता था। उसका इलाज करने वाला डॉक्टर भी सो रहा था। भला इतनी रात को कौन जागता है? एक मैं ही हूं जिसे ख्याल ख्वानी से फुर्सत नहीं मिलती। मैंने उस डॉक्टर के भी ख्वाबीदा जहन से मालूमात हासिल की। पता चला कि सारी दुनिया में यहूदियों की एक बहुत बड़ी तंजीम है जिसका नाम काहाल है। काहाल तंजीम की जानिब से डॉक्टर को और जलाल बेग के दूसरे मातहतों को हुक्म दिया गया था। अब वो काहाल के किसी भी फर्द से राब्ता कायम नहीं कर सकते थे। जलाल बेग मशकूक हो चला है। उनके शुबे के मुताबिक फरहाद उसके दिमाग में पहुंच चुका था। काहाल तंजीम का फैसला था कि जब डॉक्टर और माहिर नफ्सियात किसी एक नतीजे पर पहुंचेंगे तो जलाल बेग और उसकी बिग बॉस वाली तंजीम के दूसरे अफराद से राब्ता कायम किया जाएगा। उस वक्त तक जलाल बेग का दाखिला इसराइली हदूद में ममनू होगा। अब वो तिल अबैब नहीं जा सकता था। उसे इसराइली इमदाद और जराए से महरूम कर दिया गया था। मैं दिमागी तौर पर हाजिर होकर टहलते टहलते थक गया, इसलिए कुर्सी पर बैठ गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हमारी शादी की इत्तला किसी पुरस्कार शख्स को कैसे पहुंच गई। मैंने सोनिया को मुखातिब किया और उसे ये सारी बातें बताई। उसने कहा, अभी मरजाना की जगह कोई और होती या होता तो हम उसे चुटकियों में मसल देते, अपनी खुशी के रास्ते में हायल होने का मौका न देते। लेकिन दुश्वारी यही कि मरजाना हमारी अपनी है। हम उससे दुश्मनों के अंदाज में मुखालफत नहीं कर सकते। उसकी अम्मी मेरी शादी के सिलसिले में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। मरजाना यहाँ पहुंचेगी तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। हमें सायरा बानो का दिल भी नहीं दुखाना चाहिए। मैं उसकी अम्मी को किसी किस्म का सदमा पहुंचाए बगैर उसे और डियर जमाल को रोक सकता हूँ। मेरे पास बड़े हथकंडे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो पुरस्कार शख्स कौन है। सोनिया ने कहा, सीधी सी बात है, कोई ऐरा गहरा मुखालफाना अंदाज में हमसे दिलचस्पी नहीं लेगा। ये दुश्मनों की चाल है। वो मरजाना के जरिए हमारी शादी में भी रुकावट पैदा कर रहे हैं और इसे हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बना रहे हैं। मैं ये सारी बातें समझ रहा हूं, लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। उस पुरस्कार शख्स को हमारी शादी की इत्तला कैसे मिली? ये बहुत अहम सवाल है सोनिया, इसका जवाब तलाश करो। वो मुस्कुराकर बोली, तुम मुझे चालाक और मक्कार कहते हो,
शायद इसलिए कि मैं दुश्मनों की मक्कारियों को अपनी मक्कारियों के तराजू में तोलती हूँ। तो सुनो, मेरे पास पहले से जवाब मौजूद है। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती। इसमें दिल दुखाने की क्या बात है? तुम किसी नतीजे पर पहुंच रही हो तो मुझे बताओ। फरहाद, सीधी सी बात है। तुमने तमाम मास्टरों के दिमाग में झांक कर देख लिया। गुलाम के दिमाग से होकर चले आए। मेरे दिमाग को टटोल सकते हो। यहाँ जितने लोग हैं फर्दन फर्दन हर एक से मालूमात हासिल कर सकते हो। सिर्फ एक ऐसी हस्ती है जिसके दिमाग में तुम नहीं पहुंच सकते, और वो है रसवंती। तुम उसके चोर ख्यालात को नहीं पढ़ सकोगे। मैं ये नहीं कहती कि वो तुम्हारी दुश्मन है, मगर वो एक औरत है। मेरी दुश्मन ना होते हुए भी मेरे सौतन वाले इकदाम की मुखालफत में जरूर कोई कदम उठाएगी। तुम्हारी इस बात में वजन है कि मैं रसवंती के ख्यालात नहीं पढ़ सकता। फरहाद, औरत बीवी बनने के बाद अपने मर्द के लिए राज नहीं रहती, खुसूसन तुम्हारे जैसे टेलीपैथी जानने वाले से छुप नहीं सकती। मैंने आज तक अपनी कोई बात तुमसे नहीं छुपाई। अगर रसवंती तुमसे सच्ची मोहब्बत करती है तो उससे कहो वो अपने दिमाग के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रखा करे, ताकि तुम जब चाहो उसके ख्यालात पढ़ सको। वो राजी नहीं होगी। कोई बात नहीं, सिर्फ इतना कहो कि वो 2-4 घंटे के लिए अपने दिमाग को आजाद छोड़ दे, ताकि तुम अचानक उसके दिमाग में पहुंच सको और हकीकत मालूम कर सको। अगर वो बेकसूर है, कोई चाल नहीं चल रही है, तो 2-4 घंटे के लिए तो जरूर राजी हो जाएगी। तुमने कितना अच्छा मशवरा दिया है। मैं अभी रसवंती से राब्ता कायम करता हूँ। मैं रसवंती के पास पहुंच गया। वो गहरी नींद में थी। जैसे ही मेरी सोच की लहरें उसके दिमाग में पहुंची, वो एकदम से चौंक कर बेदार हो गई। बेदार होते ही उसने अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर लिए। मैंने फिर उसके दिमाग पर दस्तक दी। उसने पूछा, फरहाद, क्या तुम हो? हाँ, तुम बहुत मोहतात होकर सोने लगी हो। सिर्फ घर के दरवाजे नहीं, दिमाग के दरवाजे भी बंद कर लेती हो। ऐसा ही है। इतनी रात को मुझे नींद से क्यों जगाया है? बहुत जरूरी बात करने आया हूं। मैं सुन रही हूं। मैंने उसे वो सारी तफसील सुनाई कि किस तरह एक पुरस्कार शख्स ने मरजाना को हमारी शादी की इतला दी है। रसवंती ने सारी बातें सुनकर पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? उस शख्स को इतला कैसे मिल सकती है? रसवंती, शादी की बात अभी हम 3 के दरमियान है, मैं, सोनिया और तुम। इधर शाहीना के रिश्तेदारों और सायरा बानो ने मरजाना को इतला नहीं दी है। अब हम तीनों में से कौन दे सकता है? वो तंजिया अंदाज में बोली, मैं ही दे सकती हूँ। मुझ पर ही शुबा कर रहे हो? क्यों? नाराज होने की बात नहीं है। मैं दूर दूर तक मुतलका लोगों के दिमाग में झांक कर देख चुका हूँ। सिर्फ तुम्हारी इजाजत के बगैर तुम्हारे दिमाग में नहीं पहुंच सकता। साफ साफ कहो, क्या मुझ पर शुबा कर रहे हो? अपनों पर भी शुबा किया जाता है, लेकिन नफरत से नहीं, मोहब्बत से। लच्छेदार बातें न करो। तुम मुझ पर शुबा कर रहे हो तो मुझे शर्म से मर जाना चाहिए। क्या मैं सोनिया को सोतन बनने से रोकने के लिए तुम्हारी दुश्मन तंजीमों से राब्ता कायम करूंगी? और अगर राब्ता कायम नहीं किया है तो मेरे पास ऐसे कौन से जराए हैं कि मैं मरजान और डियर जमाल के लिए जाली पासपोर्ट तैयार करूं? उनके लिए फौरन ही किसी त्यारे में सीट रिजर्व करवा दूं? क्या ये बच्चों का खेल है? तुम मुझे क्या समझते हो? चले जाओ मेरे दिमाग से। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। मैं जानता था तुम्हें गुस्सा आएगा। तुम बीवी हो, नाराज हो सकती हो, ये तुम्हारा हक है, और मेरा हक है कि मैं तुम्हें मनाता रहूंगा। इंसाफ से बोलो, मैं अपनी परेशानियों का जिक्र तुमसे नहीं करूंगा तो और किससे करूंगा? परेशानियों का जिक्र करना और बात है, बीवी पर शुबा करना और बात है। तो फिर मेरी एक बात मान लो। क्या बात है? 2-4 घंटे के लिए अपने दिमाग को बिल्कुल आजाद छोड़ दो। अपने दिमाग के दरवाजे बंद ना करो। मैं किसी वक्त भी आकर चुपके से तुम्हारे ख्यालात पढ़ूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। औरत के बारे में तुम क्या जानते हो? वो बीवी बनकर सब कुछ अपने मर्द के हवाले करने के बावजूद अपने बहुत से जज्बों को छुपा कर रखती है। वो जज्बे ऐसे नहीं होते कि मर्द के एतमाद को ठेस पहुंचाई जाए। बस औरत की अना होती है। उसकी अपनी एक फितरत होती है कि वो कुछ छुपाती रहे। तुम क्या छुपाती हो? ऐसी कोई बात नहीं छुपा रही हूं जिससे तुम्हें कोई नुकसान पहुंचेगा। मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूं। तुम्हारा नुकसान मेरा नुकसान है, बल्कि हमारे बच्चे का नुकसान है। लेकिन मेरा फायदा तुम्हारा फायदा नहीं है। क्या मतलब? सोनिया मेरी शरीके हयात बनेगी तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। तुम्हारी सोच के मुताबिक सोनिया से होने वाला बच्चा तुम्हारे बच्चे की मोहब्बत को तकसीम करेगा, बाप को इधर से उधर ले जाएगा। वो गुस्से से बोली, मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम मेरे मुतल्लिक इस अंदाज से सोचोगे। मैंने तुम्हारी दूसरी शादी पर एतराज नहीं किया। मैंने सोनिया से राब्ता कायम करके उसे मुबारकबाद दी। मैं उससे ना तो नफरत करती हूँ और ना ही दुश्मनी कर सकती हूँ। उसकी एहसानमंद भी हूँ। वो कई बार मेरे बुरे वक्त में काम आई है।
मैं इस सिलसिले में अब कोई बात नहीं करना चाहती, तुम चले जाओ, मुझे परेशान न करो। पता नहीं कितनी रात हो चुकी है, तुमने मेरी नींद उड़ा दी है, मुझे तन्हा छोड़ दो प्लीज। बीवियां अपने शौहरों पर जान देने का दावा करती हैं। कोई ऐसा मौका आ जाए तो तुम मेरे लिए जान की बाजी भी लगाओगी, क्या मैं गलत समझता हूँ? वो नाराजी से मुंह फुलाकर बोली, ऐसा वक्त आएगा तो मुझे आजमा लेना, पहले भी कई बार मुझे आजमा चुके हो। मैंने कभी बुरे वक्त में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। जब इतनी मोहब्बत करती हो, मेरी इतनी वफादार हो, तो क्या इतनी सी बात नहीं मान सकती? सिर्फ 2 घंटे के लिए अपने दिमाग को आजाद छोड़ दो। मैंने कह दिया मैं ऐसा नहीं करूंगी, ये मेरा फैसला है। तुम नाराज होते हो तो होते रहो, मैं तुम्हारी बीवी नहीं बल्कि होने वाले बच्चे की माँ भी हूं। तुम मुझसे टूटकर कहीं नहीं जा सकोगे। ये कहते ही उसने सांस रोक ली। दिमाग के दरवाजे बंद कर दिए। मैं वापस आ गया। सोनिया को मुखातिब करने के बाद कहा, रसवंती 2 घंटे के लिए भी अपने दिमागी दरवाजे खुले रखने पर राजी नहीं है। कहती है कि औरत अपने शौहर से भी बहुत कुछ छुपाती है और छुपाने में उसका कोई बुरा इरादा नहीं होता और ना ही शौहर के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। वो मुझसे और तुमसे भी बेइंतहा मोहब्बत का दावा कर रही है। हम किसी ठोस सबूत के बगैर उस पर शुबा नहीं कर सकते। इससे बड़ा सबूत और कोई नहीं हो सकता कि वो तुम्हारे लिए भी दिमाग के दरवाजे थोड़ी देर के लिए नहीं खोल सकती। बहरहाल रसवंती को टारगेट बनाकर सोचते रहोगे तो परेशान होते रहोगे। मेरा मशवरा है उसे नजरअंदाज करो और मरजाना के मुतालिक सोचो। क्या उसे मोहब्बत से समझाया जा सकता है? उम्मीद नजर नहीं आती। मैं उसका फोन नंबर मालूम करके तुम्हें बताता हूं, तुम वहां से राब्ता कायम करो और अपने तौर पर समझाओ। इधर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने थोड़ी देर के लिए मरजाना के दिमाग में झांक कर उसके कॉटेज का फोन नंबर मालूम किया। फिर वो नंबर सोनिया को बता दिया। इसके बाद मैंने मरजाना को मुखातिब किया। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। मेरे मुखातिब करते ही उठकर बैठ गई। कहने लगी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि शादी से पहले तुम मुझसे राब्ता कायम करोगे। मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी कि तुम दुश्मनों के भड़काने में आओगी और हमारी शादी में रुकावट बनने की तैयारियां करोगी। अपना वादा याद करो। तुमने कहा था कि मुझे सोनी के पास जाने का, उससे बातें करने का और उसे अपनी तरफ माइल करने का मौका दोगे। मेरे रास्ते में रुकावट नहीं बनोगे। क्या ये बातें याद हैं? याद हैं, लेकिन जब सोनिया की रजामंदी हासिल हो गई है, वो शादी के लिए तैयार है, तो फिर तुम्हारे इतराज के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती। गुंजाइश है, एक बार मुझे सोनिया से मिलने दो, मैं उसका इरादा बदल दूंगा। मैंने तुम्हारा फोन नंबर सोनिया को बता दिया है। वो वहां से राब्ता कायम करने वाली है। शायद 2-4 घंटों में तुम उसकी आवाज सुन सको। ये तुमने बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। मैं अभी अपनी जान की आवाज सुनूंगा, तुम भी मौजूद रहोगे। वो तो रहना ही होगा। तुमने आज मेरी नींद हराम कर दी है। मैं सोना चाहता था। कल सवेरे बहुत से काम करने हैं, मगर तुम्हारा मामला तो निपटा नहीं होगा। बहुत आसानी से निमट जाएगा। सोनिया से दस्तबरदार हो जाओ, तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये तुम सोच रही हो, वरना सोनिया तुमसे ज्यादा मेरे लिए अहम है। मैं दुनिया छोड़ सकता हूं, उसे नहीं छोड़ सकता। वो सर हिलाकर बोली, मेरा भी यही दावा है। मैं भी सोनिया के लिए सारी दुनिया को छोड़ सकता हूं। तुम छोकरों की तरह बोलते हुए अजीब सी लगती हो। खुदा के लिए लड़की ही बनी रहो। कुदरत मुझे मर्द बना चुकी है। यह तुम्हारी खुशफहमी है। तुम डॉक्टर की रिपोर्ट को गलत समझती हो। बहरहाल आने वाला वक्त ही तुम्हें समझाएगा, मैं नहीं समझा सकता। मैं उसके दिमाग से निकल आया। उसके साथ फजूल बहस करके अपना सर खपाना नहीं चाहता था। 1 घंटे बाद जब मैंने उसके दिमाग में झांक कर देखा तो उसके थोड़ी देर के बाद ही टेलीफोन की घंटी बजने लगी। मरजाना ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से कहा गया, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल मिस मारिया के लिए है। मरजाना ने कहा, यस मारिया अटेंडिंग। थोड़ी देर बाद सोनिया की आवाज सुनाई दी, हेलो मरजाना, मेरी आवाज पहचान रही हो? मरजाना ने खालिस रोमानी अंदाज में कहा, जिस आवाज को सुनते सुनते मर जाना चाहता हूं, उसे भला कैसे नहीं पहचानूंगा? क्या तुम मेरी खुशियां देखना नहीं चाहती? मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें अपनाना चाहता हूं। तुमने फरहाद से शादी करने की गलती की तो अभी दूर रहकर पछताती हो, शादी के बाद और ज्यादा पछताओगी। मैं पछताती हूं या नहीं, ये एक लंबी बहस है जो फोन पर नहीं हो सकती। फोन पर कोई भी अहम फैसला नहीं हो सकता, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। पापा भी आ रहे हैं। तुम्हें इलाज के लिए वहां रहना चाहिए, यहां आना जरूरी नहीं है। कैसी बेमुरवत हो। एक तो मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कर रही हो, दूसरे झूठे मुंह भी मेरी आमद से खुशी जाहिर नहीं कर रही हो। मैं जानती हूं तुम रुकावट बनने के लिए आ रही हो। मैं तुम्हें बुरा लगूंगा तो धुतकार देना। मैं तुम्हारी दुनिया से दूर चला जाऊंगा, लेकिन एक बार तुम्हारे रूबरू तुम्हें समझाऊंगा। तुम्हें मनाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। और मैं जानती हूं तुम झगड़ा भी करोगी,
किसी न किसी तरह रुकावटें भी पैदा करोगी। हम तुम्हारे मिजाज को खूब समझते हैं मरजाना। मुझे मरजाना नहीं, मोहब्बत है तो जाने मन कहो। देखो, फिर फोन पर बहस कर रही हो। मैंने तुम्हें सिर्फ यह समझाने के लिए राब्ता किया है कि इलाज को अधूरा न छोड़ो। इलाज के बाद चली आना या हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। मैं हर हाल में आऊंगा। अपनी मोहब्बत का सबूत दो, मेरी बात मान लो। मैं तुम्हारी बात मानता हूं और मोहब्बत का सबूत देने के लिए इलाज भी अधूरा नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टरों के नुस्खे के मुताबिक तमाम दवाएं लेकर तुम्हारे पास पहुंचूंगा। तुम जिद से बाज नहीं आओगी मरजाना। मरजाना नहीं, जाने मन कहो। मैं जाने मन पर लानत भेजती हूँ। मुझे सिर्फ मरजाना से मोहब्बत है। मैं मरजाना के लिए जान भी दे सकती हूँ। अगर कोई जाने मन मेरे सामने आया तो मैं उसकी धज्जियां उड़ा दूंगी। ये मेरी खुशनसीबी होगी। तुम्हारे हाथों से मरूंगा तो शहीद वफा कहलाऊंगा। तुम कितनी ढीठ हो ये उस वक्त मालूम होगा जब मैं तुम्हारे पास पहुंचूंगा। तुम्हें आखिरी हद तक समझाऊंगा। अगर तुमने मेरे साथ वफा नहीं की तो तुम्हारे निकाह से पहले अपनी जान दे दूंगा। फिर तुम दुल्हन बनी मेरी लाश पर आंसू बहाओगी। मरजाना, तमाम खतरनाक तंजीमों में तुम्हें मेरा रिकॉर्ड देखने का मौका मिले तो मेरे रिकॉर्ड में आंसू का एक कतरा भी नहीं आएगा। मैं रोने वाली औरत नहीं हूं। फिर उसने मुझे मुखातिब किया, फरहाद, क्या तुम हमारी बातें सुन रहे हो? मैंने सब कुछ सुना है। इस लड़की के साथ सर खपाना फजूल है। रिसीवर रख दो। मैं देखूंगा कि इसका रास्ता कैसे रोक सकता हूं। सोनिया ने इधर रिसीवर रख दिया। उधर मरजाना रिसीवर मुंह से लगाए चीखने लगी, हेलो हेलो सोनिया, क्या तुमने रिसीवर रख दिया है? यह राब्ता मुनक़ता हो गया है। हेलो हेलो एक्सचेंज। दूसरी तरफ से आवाजें सॉरी। दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया है। हम कुछ नहीं कर सकते। मरजाना ने रिसीवर को क्रैडल पर पटक दिया। फिर सोचने लगी। सोनिया ने आखिरी बार फरहाद को मुखातिब किया था। फरहाद ने यकीनन उससे कुछ कहा होगा जब भी उसने राब्ता खत्म कर दिया है। वो सोच के जरिए मुझे पुकारने लगी, फरहाद, क्या तुम मेरे दिमाग में मौजूद हो? मुझे बताओ तुमने सोनिया से क्या कहा है? मैंने खामोशी से उसकी बात सुनी, फिर उसके दिमाग से चलाया। जी चाहता था उसे खूब दिमागी झटके पहुंचाऊं। उसे मोहब्बत करने के तो क्या, सोचने समझने के काबिल भी ना छोड़ूं। मगर अफसोस वो हमारी अच्छी साथियों में से एक थी। हमने अच्छा और बुरा वक्त एक साथ गुजारा था। खतरनाक आजमाइशी मराहल से एक साथ गुजरे थे। उसकी वालदा सायरा बानो हम सबके लिए मोहतरम थी। मरजाना को कोई नुकसान पहुंचाकर हम सायरा बानो को सदमा नहीं पहुंचाना चाहते थे। मैं थोड़ी देर तक सोचता रहा। फिर मेरे जहन में एक तदबीर आई। दुश्मन को नफरत से और दोस्त को मोहब्बत से सजा देना चाहिए। मैंने मरजाना को सजा देने का तरीका सोच लिया। तरीका यह था कि उसे मर्द बनने का मौका ना दिया जाए। ना वो मर्द बनेगी, ना मर्दाना अंदाज में सोने का मुतालबा करेगी। मेरी तदबीर के मुताबिक कुदरत भी मेरा साथ दे रही थी। मैं उसे तेजी से किसी डॉक्टर के जरिए औरतपन की तरफ ला सकता था। और इतना ही नहीं कि उसे औरतपन के मरहले पर पहुंचाकर छोड़ दूं। नहीं, अब मैं उसे भरपूर औरत बनाना चाहता था। ऐसी औरत जो नजाकत से सोचती है, एक मर्द को अपना आइडियल बनाती है। अब वो सोनिया को नहीं, मुझको अपना आइडियल बनाएगी। मैं उससे ना तो मोहब्बत करूंगा ना शादी करूंगा। उसे सजा दूंगा। उसे तड़पा तड़पा कर ये सबक सिखाऊंगा कि दूसरों के रास्ते में रुकावटें पैदा करने और उनकी खुशियों को पामाल करने का क्या नतीजा होता है। ठीक है फौलादी मरजाना, अब मैं तुम्हें एक नाजुक अंदाम हसीना बनाऊंगा। मैंने उस डॉक्टर के दिमाग में झांक कर देखा जो मरजाना को चुपके चुपके चाहता था। वो दवाओं के जरिए से औरतपन की तरफ वापस ला रहा था। इस वक्त वो सो रहा था। मैंने उसके दिमाग को एक हल्का सा झटका पहुंचाया तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। जैसे ही वो बेदार हुआ, मैंने उसके दिमाग में कहा, मारिया, मारिया, मेरी मारिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर मरजाना का तस्वुर किया। मैंने उसकी सोच में कहा, वो मुझसे इलाज नहीं करा रही है, नाराज हो गई है, किसी दूसरे से कंसल्ट कर रही है। डॉक्टर की अपनी सोच ने कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जिस डॉक्टर के पास वो जाएगी मैं कल सुबह मालूम कर लूंगा। उस डॉक्टर को उसकी मेडिकल रिपोर्ट दिखाऊंगा। मैंने जहां तक स्टडी की है उस डॉक्टर को बताऊंगा। फिर वो मेरे कहने पर मरजाना को वही दवाएं देगा जो मैं दे रहा हूं। मैंने उसकी सोच में कहा, वो दूसरे डॉक्टर से दवाएं भी ला चुकी होगी। शायद उसने एक खुराक इस्तेमाल भी की होगी। डॉक्टर की अपनी सोच ने कहा, एक खुराक से कुछ नहीं होता। अगर कुछ नहीं होता तो मुझे अभी उसके कॉटेज में जाना चाहिए। उसके पास जो दूसरे डॉक्टर की दी हुई दवाएं रखी हुई हैं उन्हें बदल देना चाहिए। वह मोहब्बत का मारा था, फौरन ही उठकर खड़ा हो गया। मैंने फिर उसकी सोच में कहा, मैंने जो नुस्खा उसके लिए तजवीज किया है उसी के मुताबिक अभी दवाएं खरीद कर ले जाना चाहिए ताकि मैं दवाओं को बदल सकूं।
वो दवाएं खरीदने और फिर मरजाना के पास पहुंचने के लिए लिबास तब्दील करने लगा। मैंने डियर जमाल के पास पहुंचकर देखा वो सो गया था। मरजाना भी इस वक्त बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं धीरे धीरे उसके दिमाग को थपकने लगा, उसे नींद की वादी में ले गया। तकरीबन 10 मिनट के अंदर मैंने उसे गहरी नींद सुला दिया। उसके दिमाग को हदायत दी कि सुबह 8 बजे से पहले उसकी आंख ना खुले या फिर कोई उसे बेदार करे तभी वो बेदार हो, वरना सोती रहे। डॉक्टर अब कार ड्राइव करता हुआ एक डे एंड नाइट ड्रग स्टोर में पहुंच गया और वहां से अपने नुस्खे के मुताबिक दवाएं खरीद रहा था। मैं डियर जमाल के पास आ गया। उसे मैंने नींद की हालत में उठाया। वो उठकर बैठ गया, फिर बिस्तर से उतरकर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कॉटेज के बैरूनी दरवाजे के पास आया। वहां उसने दरवाजे को खोल दिया। इसके बाद वापस आकर बिस्तर पर लेट गया। मैंने उसके भी दिमाग को हदायत दी कि सुबह 8 बजे तक सोता रहे या फिर किसी के बेदार करने पर बेदार हो। वो डॉक्टर दवाएं खरीदने के बाद कार ड्राइव करते हुए कॉटेज के करीब पहुंच गया। उसके दिल में धड़का लगा हुआ था कि मैं किसी तरह कॉटेज में दाखिल होऊंगा। अगर मरजाना ने या उसके पापा ने उसे पकड़ लिया और ये पूछ लिया कि इतनी रात को चोरों की तरह क्यों आया है तो क्या जवाब देगा। मैं उसकी सोच को कंट्रोल करने लगा, उसके अंदर हौसला पैदा करने लगा। एक तो वो यूं भी आशिक था और आशिक नडर बेबाक होती हैं, उन्हें जरा सा हौसला देने की जरूरत होती है। बस वो कॉटेज के दरवाजे के पास पहुंच गया। उसे हैरानी हुई कि दरवाजा खुला हुआ था। वो दबे कदमों अंदर आया। पहले कमरे में डियर जमाल सो रहा था। वो दूसरे कमरे में पहुंचा, वहां मरजाना सो रही थी। वो थोड़ी देर तक उस हसीना को बड़ी मोहब्बत से देखता रहा। फिर सरहाने की मेज के पास आया। वहां दवाएं रखी हुई थी। प्लास्टिक की एक डिब्बिया में मुख्तलिफ टैबलेट्स और कैप्सूल रखे हुए थे। डॉक्टर ने डिब्बिया खाली कर दी, उसमें अपने लाए हुए टैबलेट्स और कैप्सूल रख दिए। इसके बाद वो दवा की शीशी उठाकर बाथरूम में गया। वहां उसने शीशी खोलकर मसावी दवा सिंक में उंडेल दी। पानी के जरिए दवा को बहा दिया। बोतल को अच्छी तरह साफ कर दिया। फिर जो बोतल वो लेकर आया था उसकी दवा उस खाली बोतल में मुंतकिल कर दी और उसका ढकना बंद कर दिया। अब लेबल के एतबार से मरजाना के लिए वही दवा थी जो दूसरे डॉक्टर ने दी थी, लेकिन इस्तेमाल के एतबार से वो दवा थी जो मरजाना का आशिक उसके लिए तजवीज कर चुका था। उस आशिक ने वो दवा लाकर सरहाने की मेज पर रख दी। अपनी खाली बोतल लेकर कमरे से जाने लगा। दरवाजे के पास रुककर उसने फिर मरजाना को बड़ी मोहब्बत से देखा। मैंने उसे पलटा दिया। अब उसका काम हो चुका था। मैं नहीं चाहता था कि वहां एक आशिक की हैसियत से रहे। वो बाहर आकर अपनी कार में बैठ गया, फिर ड्राइव करते हुए अपने मकान की तरफ जाने लगा। मैंने उसके दिमाग में पूछा, दवाएं तमाम बदल गई, इंजेक्शन का क्या होगा? उसकी सोच ने कहा, वो मेरे जेर इलाज नहीं है। जिस डॉक्टर के पास जाएगी वही इंजेक्शन लगाएगा। इसके लिए मैं मजबूर हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि सिर्फ इंजेक्शन कोई असर नहीं दिखाएगा। उसके बरक्स मेरी दवाएं काम करेंगी। वैसे मेरी दवाओं के कम्बिनेशन में मेरा तजवीज करदा इंजेक्शन होता तो बेहतर होता। मैंने उसकी सोच के जरिए उसके तजवीज करदा इंजेक्शन का नाम मालूम किया और अपनी याददाश्त में महफूज कर लिया। इरादा था कि अब मरजाना किसी भी डॉक्टर के पास नुस्खा लेकर जाएगी तो मैं इंजेक्शन तब्दील करा दूंगा। 3:40 हो चुके थे। रात गुजर रही थी, बल्कि गुजर चुकी थी। थोड़ी देर में सुबह होने वाली थी। थकन से बुरा हाल था। मरजाना ने बहुत परेशान किया था। मेरा सर दुख रहा था। मैं एक आरामदेह बिस्तर पर लेट गया। ख्याल आया सुबह के वक्त सो जाऊंगा तो इधर मास्टर न्यूमैन अपने मेकअप मैन को मेरे पास भेजेगा, फिर मुझे बेदार किया जाएगा। ये सोचकर मैंने मास्टर न्यूमैन के ख्वाबीदा ज़हन को हदायत दी कि फरहाद सुबह 8 बजे तक सोता रहेगा, मेकअप मैन को 9 बजे भेजा जाए। इसके बाद मैं हस्बे मामूल अपने दिमाग को हदायत देकर सो गया। बहुत ज्यादा थकन के बाद हाथ पांव फैलाकर लेटने का मौका मिले तो ज्यादा आराम मिलता है। ऐसी गहरी नींद आती है जैसे बेहोशी तारी हो गई हो। जब आंख खुली तो यूं लगा अभी आंख बंद हुई थी और अभी खुल गई, लेकिन दिमागी तौर पर जो हदायत दी गई थी उसके मुताबिक दिन के 8 बजे ही मेरी आंख खुली थी। मैं बिस्तर से उठकर गुसल खाने में गया। फिर गुसल वगैरह से फारिग होकर कमरे का दरवाजा खोलते हुए मुलाजिम से कहा, नाश्ता ले आओ। थोड़ी देर बाद वो नाश्ता लेकर आया। नाश्ते के साथ अखबार भी था। उसने कहा, जनाब ड्राइंग रूम में मेकअप मैन आपका इंतजार कर रहा है। मैं नाश्ता करने के दौरान अखबार पढ़ता रहा। कॉफी पीने के बाद ड्राइंग रूम में आ गया। वहां मेकअप मैन ने उठकर मुझे सलाम किया, फिर एक बड़ा सा लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। उसके अंदर नए पासपोर्ट और दूसरे जरूरी कागजात के साथ एक नौजवान की तस्वीर भी थी। मेकअप मैन ने कहा, आप इसी रूप में यहां से जाएंगे, चेहरे पर मामूली सी तब्दीली करनी होगी।
ज्यादा एहतमाम की जरूरत नहीं है। यह शख्स अंग्रेजी बोलता है। आप पाकिस्तान पहुंचने के बाद इस मेकअप को खत्म कर देंगे। मैंने तायद में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद मेकअप शुरू हो गया। मैंने इस दौरान सबसे पहले जलाल बेग की खबर ली। वो इंजेक्शन के असर से पिछली रात गहरी नींद सोता रहा था। सुबह उठने के बाद दिमागी तौर पर नॉर्मल रहा। वो गुस्ल वगैरह से फारिग होकर उम्दा लिबास जेब तन करके बज़ाहिर बड़ा ही हशाश बशाश नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद ही उसे उसके एक मातियत ने बड़ा सा लिफाफा ला कर दिया। उस लिफाफे में से चंद कागजात बरामद हुए। उसे खोलकर देखते ही पता चल गया कि यहूदियों की सबसे बड़ी तंजीम का हाल की जानिब से हुक्मनामा है और जलाल बेग के लिए जरूरी हदायत हैं। वो उन्हें पढ़ने लगा। लिखा हुआ था, मिस्टर बिग बॉस, हम तुम्हारी खिदमत से बहुत खुश हैं। तुमने हमारे लिए बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं जिनकी तफसील हमारे पास रिकॉर्ड के तौर पर मौजूद है। लेकिन इधर कुछ अरसे से तुम जहनी परेशानी में मुब्तला रहे हो। दिन ब दिन तुम्हारी जहनी हालत बिगड़ती जा रही है। तुम अपने साय से भी बिदक जाते हो, किसी से बात नहीं करते। कुछ खाते वक्त तुम्हारा हाथ लरजने लगता है कि फरहाद की टेलीपैथी ने इस खाने में जहर न मिला दिया हो। कोई आहट सुनाई देती है तो तुम्हारे लिए फरहाद की तरफ से एक धमाका होता है। हमारे डॉक्टरों ने तुम्हें असाबी खिंचाव से महफूज रखने और पुरसुकून रहने की दवाएं दी, लेकिन मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। सुपर मास्टर की तंजीम के लोग अगर उसे ब्रेन कैंसर कहते हैं तो गलत नहीं कहते। तुम्हारे दिमाग में यही कैंसर हो गया है। वो तुम्हारे पास नहीं पहुंच सका है, मगर उसकी दहशत पहुंच चुकी है। और ये दहशत इतनी शदीद है कि शायद फरहाद की मौजूदगी भी इतनी शदीद ना होती। पिछली शाम तुमने अपने मौलिज के और अपने मातियतों के सामने बच्चों जैसी हरकतें की। बच्चों की तरह सहमे रहे। तुम्हारे जैसा दानिशमंद, दिलेर और पुरज़म इंसान बच्चों जैसी हरकतें करे तो उसे बच्चा नहीं पागल कहते हैं। यकीन करो, तुम रफ्ता रफ्ता पागलपन की हदूद में दाखिल होने लगे हो। तुम्हारे मौजूदा हालात के पेश नजर तंजीम ने जो फैसला किया है वो दूसरे सफ़े पर दर्ज है। उसे पढ़ लो और उस पर अमल करो। तुम जानते हो कि तंजीम की तरफ से जो अहकामात सादिर होते हैं उनकी तामील लाजमी होती है। जो तामील ना करे उसे गोली मार दी जाती है। तुम हमारे बहुत ही वफादार साथी हो। हमें मजबूर ना करना कि तुम्हारे खिलाफ भी ऐसा सख्त कदम उठाना पड़े। जलाल बेग ने दूसरे सफ़े को उठाकर पढ़ना शुरू किया। वहां लिखा हुआ था, तंजीम के अरकान इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि मिस्टर जलाल बेग के ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ने का अंदेशा पैदा हो गया है। लिहाजा उन्हें हदायत दी जाती हैं कि वो 24 घंटे के अंदर खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करें। उनके आसपास हमारे अफराद मौजूद रहेंगे और उनकी स्टडी करते रहेंगे। नॉर्मल ना रहने की सूरत में वो 24 घंटे के बाद पेरिस छोड़कर स्विट्जरलैंड चले जाएंगे और वहां के पागल खाने में दाखिल हो जाएं। उस पागल खाने में उनका खास ख्याल रखा जाएगा, खास तौर पर इलाज किया जाएगा। हम उनकी खिदमत का इतराफ करते हैं, उन्हें अपना बेहतरीन साथी तस्लीम करते हैं और उनके लिए परेशान भी हैं। लेकिन जब हमारी तहरीक को उनकी तरफ से कोई खतरा पैदा होगा और जब हम इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि फरहाद वाकई उनके दिमाग में पहुंच चुका है, तो हमारा आखिरी फैसला वही होगा जिसे मिस्टर जलाल बेग खूब जानते हैं। जलाल बेग के हाथ से वो कागज छूट गया। वो खूब जानता था आखिरी फैसला मौत होता है। का हाल तंजीम के अफराद जब उसकी तरफ से खतरा महसूस करेंगे तो उसे गोली मार देंगे। मैंने उसकी सोच में एक गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या मैं इंसान नहीं हूं? इंसान कभी नीम पागल हो जाए तो क्या वो पागल कुत्ता होता है जिसे गोली मार दी जाती है? क्या मेरी तमाम पिछली खिदमत का यही सिला है? उसने तीसरे कागज को उठाकर पढ़ा। उसमें लिखा था, तंजीम के अरकान ने फैसला किया है जब तक मिस्टर जलाल बेग दिमागी तौर पर नॉर्मल नहीं हो जाएंगे उस वक्त तक उनकी बिग बॉस वाली तंजीम की सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। बिग बॉस की जानिब से कोई हुक्म ना तो सादिर होगा ना ही काबिल कबूल होगा। बिग बॉस के तमाम मातिहत अब का हाल तंजीम के अहकाम के पाबंद होंगे। मिस्टर जलाल बेग के मखसूस ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी और वो तमाम टेलीफोन नंबर मनसूख कर दिए गए हैं जिनके जरिए तंजीम से राब्ता कायम किया जाता था। मिसेज रीना जलाल को जलाल बेग के पास भेजा जा रहा है। दोनों मियां बीवी का दाखिला इसराइली हदूद में ममनू है। मिसेज रीना जलाल और जलाल बेग को ताकीद की जाती है कि वो तंजीम के किसी भी सब ऑफिस या ज्यूइश एजेंसी की तरफ रुख ना करें। उधर जाएंगे तो उधर का कोई भी आदमी उनकी जान का दुश्मन बन सकता है। हमें अफसोस के साथ ये अहकामात सादिर करने पड़ रहे हैं। जलाल बेग को मालूम होना चाहिए कि जिस तरह उन्होंने साहिबानों के सीने से बॉम्ब बांधकर
उन्हें लम्हा लम्हा मौत की अजियतों से गुजारा था। ठीक उसी तरह इस वक्त जलाल बेग के दिमाग से टेलीपैथी का बॉम्ब बंधा हुआ है। जब तक इस बॉम्ब का स्विच हटाया नहीं जाएगा, हम में से हर शख्स मिस्टर जलाल बेग से दूर रहेगा। यह हमारी मजबूरी है। उनसे उम्मीद है कि वो हमारी मजबूरियों को समझकर हमारे अहकामात पर अमल करेंगे और अच्छे दोस्त होने का सबूत देंगे। वो तीसरा कागज भी जलाल बेग ने एक तरफ रख दिया। उसे महसूस हो रहा था जैसे वो दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया हो। आसपास उसका कोई भी हमदम मददगार नहीं था। यहूदी तंजीम के अराकीन उसे दिलासे दे रहे थे, खुफिया तौर पर उसकी मदद कर सकते थे, लेकिन अब ना तो वो बिग बॉस रहा था और ना ही उसके हुक्म पर एक कुत्ता भी चल सकता था। उसने मुलाजिम को बुलाने के लिए कॉल बेल का बटन दबाया। दरवाजा खुला और एक नया मुलाजिम नजर आया। उसने कागज पर लिखकर पूछा, तुम कौन हो? मेरा मुलाजिम कहाँ है? जवाब में मुलाजिम ने भी कागज पर एक तहरीर पेश की। उसमें लिखा हुआ था, मैं आपका नया मुलाजिम हूं। मुझे सख्ती से मना किया गया है कि आपके सामने जुबान न खोलूं। आपके तमाम पुराने मुलाजमों और मातिहतों को यहां से दूर कर दिया गया है। जलाल बेग ने गहरी सांस लेकर बेबसी से मुलाजिम को देखा, फिर तहरीरी हुक्म दिया, मेरे लिए नाश्ता ले आओ। थोड़ी देर बाद मुलाजिम नाश्ता लेकर कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में ट्रे थी। जाने क्या हुआ कि वो ठोकर खाकर गिरा। ट्रे जमीन पर गिरते ही जोरदार आवाज आई। जलाल बेग एकदम से उछलकर खड़ा हो गया। मैंने उसके दिमाग में चीख कर कहा, फरहाद, फरहाद आ गया। वो चीख पड़ा, ये टेलीपैथी की ठोकर खाकर गिरा है। फरहाद यकीनन यहाँ मौजूद है, मुझे बचाओ, बचाओ। उसकी आवाज सुनते ही कमरे के दोनों दरवाजे खुले। कितने ही लोग दाखिल हुए। किसी के हाथों में कैमरा था, किसी के हाथों में कैसेट रिकॉर्डर था। कोई नोटबुक लिए कुछ लिख रहा था और जलाल बेग को देखता जा रहा था। सभी उसे यूं देख रहे थे जैसे उसकी स्टडी कर रहे हों। फोटोग्राफर उसकी तस्वीरें ले रहे थे। मुतहर्रिक फिल्म में उसकी एक एक हरकत को महफूज किया जा रहा था। कैसेट रिकॉर्डर के जरिए उसकी आवाज को भी महफूज किया जा रहा था। इससे जाहिर होता था कि ये सारी चीजें काहाल तंजीम के अराकीन के पास भेजी जाएंगी, ताकि वो जलाल बेग की दिमागी हालत को समझ सकें। और दिमागी हालत तो अबतर होती जा रही थी। मैं एक जरा सी चिंगारी फूंकता था और उसके दिमाग में शोले भड़कने लगे थे। वो ना चाहते हुए भी इस्तरारी हरकतें करने लगता था। देखने वालों को उसके पागलपन का यकीन होता जा रहा था। मैं उसके पास से वापस आ गया। मुझे याद आया कि सुबह का वक्त है। मरजाना नाश्ता करने के बाद दुआएं इस्तेमाल करेगी। मुझे देखना चाहिए। मैं उसके पास पहुंच गया। वो एक पथरीले फर्श पर बैठी हुई थी। पहले समझ में नहीं आया कि वो कहाँ है और क्यों इस तरह बैठी हुई है। फिर उसके दिमाग ने बताया कि वो कानून की गिरफ्त में आ गई है। लंदन की पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है, मगर क्यों? मैं इत्मीनान से उसकी सोच पड़ने लगा। पिछली रात में उससे रुखसत होकर अपने बिस्तर पर सो गया था। तकरीबन 4 बजे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। दरवाजा खुला ही हुआ था क्योंकि वो डॉक्टर रात को दवाएं बदल कर गया था। डियर जमाल बेदार हो गया। उसने दरवाजे पर आकर देखा। चंद पुलिस वाले खड़े हुए थे। उनमें एक पुलिस ऑफिसर था। उसने कहा, हम आप लोगों के पासपोर्ट और जरूरी कागजात चेक करने आए हैं। डियर जमाल ने उन्हें कमरे में बुलाया, फिर दूसरे कमरे में जाकर मरजाना को जगाया। उठकर बैठ गई। जब उसे मालूम हुआ कि चंद पुलिस वाले उनके कागजात देखना चाहते हैं, तो उसने अपने बैग में से वो पासपोर्ट और कागजात निकाले जिनकी रूह से मरजाना मारिया बनी हुई थी और डियर जमाल मिस्टर शॉन डगलस के रूप में थे। वह तमाम कागजात लेकर दूसरे कमरे में आई और उन्हें पुलिस अफसर की तरफ बढ़ाया। ऑफिसर ने एक नजर पासपोर्ट पर और उसकी तस्वीरों पर डाली, फिर उसे एक तरफ फेंकते हुए कहा, यह फ्रॉड है। हमें मालूम हो चुका है तुम मिस मरजाना हो और ये मिस्टर डियर जमाल हैं। क्या गलत है? डियर जमाल ने हिचकिचाते हुए मरजाना को देखा। मरजाना ने कहा, आपसे किसने कह दिया कि मैं मारिया और ये मिस्टर शॉन डगलस नहीं है? किसी के कहने सुनने की जरूरत ही क्या है? पुलिस स्टेशन में पहुंचकर आप लोगों के चेहरे की सफाई की जाएगी तो असलियत सामने आ जाएगी। मरजाना फौरन ही पीछे हटकर बोली, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगी। ऑफिसर ने कहा, आपका एतराज कोई अहमियत नहीं रखता। अगर आप सीधी तरह हमारे साथ नहीं जाएंगी तो जबरन हथकड़ी पहनाकर ले जाना होगा। डियर जमाल ने कहा, बेटी जिद ना करो, हम कानून से टकरा नहीं सकते। वो गुस्से से बोली, पापा मैं सब समझता हूँ, ये फरहाद की चाल है। उसी ने हमारे खिलाफ रिपोर्ट दी है, वरना किसी को क्या मालूम हो सकता था कि हम कौन हैं। इस वक्त 4 बजे हैं। मुंह अंधेरे कभी कोई पुलिस ऑफिसर किसी के घर पर आकर छापा मारता है। ये सब मेरे खिलाफ चालें चली जा रही हैं ताकि मैं लाहौर ना पहुंच सकूं।
आप सिर्फ इतना बता दें कि हमारे खिलाफ किसने रिपोर्ट दी है। किसी ने नहीं, हमारी इंटेलिजेंस खुद काम करती है। अचानक ही मरजाना ने एक लंबी छलांग लगाई। वह दरवाजे तक पहुंचकर वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो छलांग लगाकर दरवाजे के करीब पहुंची, किसी ने उसकी टांग पर टांग मारी। वो औंधे मुंह गिर पड़ी। फिर इससे पहले कि वो उठती, किसी ने उसके सर के पिछले हिस्से पर एक शदीद जरब लगाई। उसकी आंखों के सामने तारे नाचने लगे। दिमाग अंधेरे में डूबने लगा। जब उसे होश आया तो वो एक पथरीली जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके पास डियर जमाल बैठा हुआ था। वो उठकर चारों तरफ देखने लगी। सामने एक आहनी सलाखों वाली दीवार थी। वो जल्दी से उठकर वहां आई, फिर सलाखों को थामकर उन्हें झंझोड़ झंझोड़ कर चीखने लगी, मुझे बाहर जाने दो। दिन निकला है, मुझे लाहौर जाना है। मुझे हर हाल में वहां पहुंचना है। मैं कहता हूं मेरे रास्ते में रुकावट ना बनो। उसकी बातों का कहीं से जवाब नहीं मिला। वो गुस्से में झुंझलाकर कहने लगी, फरहाद को बुलाओ। वो बुजदिल मेरे रास्ते में कानून की दीवारें खड़ी कर रहा है। अगर मेरे सामने आने का हौसला नहीं है तो सोच के जरिए बातें करे। मैं उसे चैलेंज करता हूं। शादी से पहले हर हाल में सोनिया के पास पहुंचकर दिखाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे उसके दुश्मन तंजीमों का आलयकार क्यों ना बनना पड़े, मगर मैं हर हाल में सोनिया को हासिल करूंगा। डियर जमाल ने उसके बाजू को थामकर कहा, बेटे यूं चिल्लाने से कोई फायदा हासिल नहीं होगा। मैं आवाजें दे चुका हूं, यहां आसपास कोई नहीं है। पापा आप खुद समझें, अगर ये कानूनी कार्रवाई होती तो सिपाही जरूर मौजूद होते। आसपास भी किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। पता नहीं हमें किस वीराने में कैद किया गया है। मैं कसम खाकर कहता हूं, मैं अपने मरहूम अब्बा की तमाम जायदाद दांव पर लगा दूंगा। मैं जलाल बेग का दोस्त बन जाऊंगा। मैं यहूदी तंजीम में शामिल हो जाऊंगा। मैं सुपर मास्टर का आलयकार बन जाऊंगा। आज ये बात समझ में आ गई है कि सोनिया को हासिल करने के लिए पहले फरहाद को मौत के घाट उतारना होगा, और शायद उसकी तकदीर में मेरे ही हाथों से मौत लिखी हुई है। वो बड़ी देर तक चीखती चिल्लाती रही, कभी इधर से उधर टहलती रही, कभी दीवार से टेक लगाकर खड़ी रही, कभी सलाखों को थामकर बाहर देखती रही। मगर सलाखों के बाहर का मंजर सिर्फ इतना ही था कि दूर तक एक कॉरिडोर नजर आ रहा था। उसके बाद क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कोई मकान था, कोई पुरानी इमारत थी, वो लंदन शहर था या कोई दूसरी जगह थी, कुछ पता नहीं चल रहा था। आखिर वो थक हार कर अपने पापा के पास बैठ गई। डियर जमाल उसे तसल्लियां दे रहा था और समझा रहा था, बेटा गुस्सा करने से कोई बात समझ में नहीं आती, सहूलत से सोचो, गुस्सा थूक दो। फरहाद हमारा दोस्त है, वो ऐसी दुश्मनी कभी नहीं करेगा। ये दुश्मनों की चाल मालूम होती है। आप फरहाद की तरफदारी ना करें, वरना मैं आपको भी दुश्मन समझूंगा। आप उस मक्कार को नहीं जानते। मैं उसके साथ काफी अरसा रह चुका हूं। कभी कभी तो वो अपनों को भी बेवकूफ बनाता है। ऐसी चालें चलता है कि उसके अपने भी धोखा खा जाती हैं। मैं फरहाद की हमायत नहीं कर रहा हूं, हकीकत को समझने के लिए कह रहा हूं। हकीकत बस इतनी है कि फरहाद अपनी शादी के मामले में किसी किस्म की रुकावट नहीं चाहता। सबसे बड़ी रुकावट मैं हूं। आखिर ये अचानक ही हमसे दुश्मनी क्यों हो रही है? इससे पहले तो कोई हमारा दुश्मन नहीं था। सिर्फ फरहाद हमारी हिफाजत कर रहा था, मगर अब कैसे करेगा? ये तो सिर्फ उसकी चाल है। मेरी ख्याल ख्वानी का सिलसिला टूट गया। मेकअप मैन ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, जनाब आप आईने में देखें और इस तस्वीर से अपना चेहरा मिला लें। कोई खामी हो तो मुझे बताएं। मैं वो तस्वीर देखकर आईने में अपने आप को देखने लगा। उसने बड़े कमाल का मेकअप किया था। मैंने उसकी तारीफ की, मगर मेरा जहन मरजाना की तरफ अटका हुआ था। आखिर ये सब क्या हो रहा था? ये किसकी चाल थी? मैंने मेकअप मैन को रुखसत कर दिया, फिर मास्टर न्यूमैन को मुखातिब किया। वो मेरा ही इंतजार कर रहा था। मास्टर आपने मेरे साथ बड़ा ताउन किया है। मेरा मेकअप हो चुका है, पासपोर्ट और जरूरी कागजात भी पहुंच गए हैं। अब यहां से कब रवाना होना है? मैं एक और जरूरी बात आपसे करना चाहता हूं, फरमाइए। क्या आपके आदमियों ने मरजाना और डियर जमाल को हिरासत में रखा हुआ है? नहीं जनाब। क्या मिस मरजाना और डियर जमाल अपने कॉटेज में नहीं है? नहीं, पिछली रात के आखिरी हिस्से में चंद पुलिस वाले आए थे। उन्हें इस इल्जाम में पकड़ कर ले गए कि वो मारिया और शान डगलस नहीं है। उन्हें किसी ऐसे नादीदा मुकाम में कैद करके रखा गया है जिसके एक कमरे की दीवार आहनी सलाखों वाली है, लेकिन वो जेल नहीं है। ना ही उसे लॉकअप या हवालात कहा जा सकता है। मास्टर न्यूमैन ने शदीद हैरानी का इजहार किया। यूं भी मैं उसके दिमाग में बैठकर उसके झूठ और सच को समझ सकता था। वो हमें धोखा नहीं दे रहा था। उसने पूछा, आपको शुबा किस पर है? पुलिस वाले यकीनन ऐसा नहीं कर सकते। अगर ये पुलिस केस होगा तो मैं मिनटों में उन्हें छुड़ा लाऊंगा।
मास्टर, मैं अपने मजहबी अहकामात के मुताबिक सोनिया से शादी करने जा रहा हूँ। ये बात मैंने मरजाना से भी छुपाई थी। वो मेरी और सोनिया की शादी के खिलाफ है। हमारी शादी का इल्म मेरे और सोनिया के अलावा सिर्फ रसवंती को था, लेकिन किसी पुरस्कार शख्स को यह खबर मिल गई। उसने मरजाना को हमारे खिलाफ भड़का दिया है। मास्टर न्यूमैन ने पूछा, वो पुरस्कार शख्स कौन हो सकता है और उसे कैसे शादी की खबर मिल सकती है, जबकि आपने इतनी एहतियात से काम लिया था? मास्टर, यही बात समझ में नहीं आती। इस वक्त मरजाना को जिसने भी कैद किया है वो यकीनन दोहरी चालें चल रहा है। एक तरफ उसे मेरे खिलाफ भड़का रहा है, दूसरी तरफ उसे यह तासुर दे रहा है कि उसकी गिरफ्तारी मेरी वजह से हुई है। वो मेरी दुश्मन बन रही है। आप इत्मीनान रखें, मैं अभी मालूम करने की कोशिश करता हूं कि ये किन लोगों की हरकत है और मरजाना को कहां कैद किया गया है। मैं मरजाना के पास पहुंचा। उस वक्त डियर जमाल उसे कह रहा था, बेटे, अगर पुलिस वाले हमें हिरासत में लेकर आते तो हमारा सामान भी साथ न लाते। हम दोनों के सूटकेस यहाँ रखे हुए हैं, यहाँ दवाएं भी मौजूद हैं। पापा, आपने देखा नहीं था कि ये लोग किन रास्तों से गुजरकर यहाँ तक आए हैं? हम दोनों एक गाड़ी के पिछले हिस्से में थे। वो हिस्सा चारों तरफ से बंद था। तुम बेहोश पड़ी हुई थी और मैं बाहर देख नहीं सकता था। फिर मैंने सोचा देखने की जरूरत भी क्या है, पुलिस वाले हैं, किसी पुलिस स्टेशन तक ही ले जाएंगे। बड़ी देर तक पैदल सफर जारी रहा। उनके 4 आदमी सिपाहियों की वर्दी में मेरे आसपास बैठे हुए थे। जब गाड़ी एक जगह रुक गई तो उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी। मैंने इसकी वजह पूछी तो उसने रिवॉल्वर निकालकर मुझे निशाने पर रख लिया। मैंने चुपचाप अपनी आंखों पर पट्टी बंधवा ली। इसके बाद वो लोग हमें इस कमरे में ले आए। मरजाना सूटकेस के ऊपर रखी हुई दवाओं को देख रही थी और सोच रही थी। शायद फरहाद को ये नहीं मालूम कि मैंने डॉक्टर बदल दिया है। वो यही समझ रहा होगा कि पहले डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक मुझे औरतपन की तरफ वापस ले जाया जा रहा है, लिहाजा उसने ये दवाएं भी मेरे साथ इसी कैद खाने में पहुंचा दी हैं। मैंने उसकी सोच में कहा, ठीक है, वो धोखा खा रहा है तो उसे धोखा देना चाहिए और मुझे दवा का इस्तेमाल जारी रखना चाहिए। मैं जितनी बाकायदगी से दवा इस्तेमाल करूंगा उतनी ही जल्दी मुकम्मल मर्द बनूंगा, और अब तो फरहाद के मुकाबले में डटकर रहने के लिए ये दवाएं लाजमी हैं। इस ख्याल के साथ ही वो दवाएं इस्तेमाल करने लगी। मैं सोनिया के पास पहुंच गया, उससे मरजाना का तमाम हाल सुनाया। वो परेशान होकर बोली, फरहाद, ये क्या हो रहा है? दुश्मनों की बन आई है वो बड़ी मक्कारी से। मरजाना को हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं। किसी तरह उसे समझाओ। सच पूछो तो मैं इस लड़की से बहुत बेजार हो गया हूँ। ख्याल खुआनी के जरिए भी इससे राब्ता कायम नहीं करना चाहता। मजबूरन उसके पास पहुंचकर हालात को समझना पड़ता है। मजबूरी ही सही, उसके पास जाओ और उसे समझाने की कोशिश करो। मैं मरजाना के पास पहुंच गया। वो पथरीले फर्श पर बेचैनी से टहल रही थी। उसने दवाएं इस्तेमाल की थी। पिछले कई माह से वो दवाएं उसके इस्तेमाल में रही थी। उसके आशिक डॉक्टर ने नुस्खे बदल दिए थे, लेकिन वो तमाम नुस्खे ऐसे ही थे जो उसे औरतपन की तरफ वापस ले जा रहे थे। इन दवाओं के इस्तेमाल में एक दिन का भी नागा नहीं हुआ था। अलबत्ता इंजेक्शन का नागा हो रहा था, लेकिन हालात ऐसे थे कि वो किसी डॉक्टर के पास जा नहीं सकती थी।